राहुल छोटी सोना का हाथ पकड़कर उसे डाइनिंग टेबल के पास ले जाता है। वो कैबिनेट से 2 प्लेट्स निकालता है और बड़ी सी टेबल पर उसे रखता है। पापा, मुझे हनी चिली पोटैटोस बहुत पसंद हैं। मुझे वही खाना है। सोना सिर्फ टेबल पर लगा खाना ही देख पा रही थी, तो उसे जो भी चीज खानी होती तो वो राहुल को बोलती और फिर राहुल उसे वो चीज सर्व करता। पापा, मुझे मशरूम की खुशबू आ रही है। मुझे मशरूम खाना है। टेबल के 2 राउंड्स के बाद राहुल के हाथ की दोनों प्लेट पूरी तरह से भर गई थी। साथ ही साथ सोना के हाथ की प्लेट भी भर गई थी, जिसमें केवल क्रीम और चॉकलेट केक्स रखे हुए थे। ही पापा मुझे ये सब खाना खिलाने में हेल्प करेंगे। सोना खाने को देखकर काफी खुश थी। वो खाना खाने का अब और इंतजार नहीं कर पा रही थी। मुझे लगता है कि ये दोनों प्लेट्स तुम्हारे खाने के लिए काफी छोटी पड़ रही हैं। तुम्हें और प्लेट्स की जरूरत है। राहुल ये सुनकर अपनी आंखें घुमा लेता है। सोना, दौड़ो मत, आराम आराम से चलो। 2 प्लेट्स खाने से भरी हुई और साथ ही साथ 1 प्लेट केक से भरी हुई। ये सब एक एडल्ट के लिए तो सही है, पर एक बढ़ती उम्र की बच्ची के लिए बहुत ज्यादा है। छोटी सी सोना सच में अपनी माँ मिली का किंग साइज पेट लेकर पैदा हुई है। पहले पहले तो राहुल डर गया था कि सोना की तबीयत कुछ खराब है, इसीलिए वो सोना को पुणे के एक हॉस्पिटल में भी लेके गया था। पर फिर बाद में पता चला कि ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है। सोना एकदम नॉर्मल है, बस उसका पेट बाकी लोगों से थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है। बाद में जब पता चला कि मिली के पेट का सिस्टम भी बड़ा है, तब जाके राहुल को समझ आया कि सोना को कोई बीमारी नहीं है। वो तो बस उसे ये टैलेंट अपनी माँ से गिफ्ट में मिला है। धड़ाम। जैसे ही राहुल के मुंह से बात निकली, वैसे ही उसे धड़ाम की आवाज सुनाई दी। राहुल की नजर जब उस आवाज की तरफ पड़ी तो उसने देखा कि सोना एक लड़के से टकरा गई। न केवल टकराई, बल्कि वो बहुत तेज गिर भी पड़ी। उसके हाथ की प्लेट भी गिरकर टूट गई थी। राहुल ने जल्दी से अपने हाथ की प्लेट को साइड की टेबल पर रख दिया और उसकी तरफ दौड़ने लगा। वो जा ही रहा था कि इतने में उसको किसी को सोना को बोलते हुए आवाज सुनाई दी। क्या तुम देखकर नहीं चल सकती? तुम्हारी आंखें हैं कि नहीं? राहुल की शक्ल उतर गई थी। ये सुनते ही वो भागते हुए सोना के पास नीचे झुका और बैठ गया। बेटा, तुमको चोट तो नहीं आई ना? दर्द तो नहीं हो रहा है? कहाँ हो रहा है तुम्हें दर्द? मुझे दिखाओ जरा। पापा, आपकी सोना को चोट नहीं लगी है। सोना ये बोलते बोलते खड़ी हो गई और फिर उसने उस लड़के से कहा, आई एम सॉरी अंकल, मेरा आपके ऊपर गिराने का मकसद नहीं था। सोना अपनी उम्र के हिसाब से काफी समझदार थी। उसने माना था कि गलती उसकी थी। उसके आसपास के स्टार्स ने उस छोटी सी बच्ची से इतनी समझदारी की उम्मीद नहीं रखी थी। सोना की हालत देखकर कई सारी फीमेल स्टार्स को सोना पर काफी प्यार आ रहा था। तुम्हारा मकसद नहीं था मतलब? उस लड़के ने अपनी पैंट को झटका। तुम्हें पता है ये ब्रांडेड कपड़े हैं? तुम्हें इन कपड़ों की कीमत पता है? लाखों रुपए खर्च किए मैंने इन पर। सारे कपड़े गंदे हो गए, बस क्रीम ही क्रीम है। अब तुम धोने वाली हो मेरे कपड़े? सोना को कहीं भी चोट नहीं लगी है। ये देखकर राहुल लड़के की तरफ देखते हुए खड़ा हुआ। लड़का यही कुछ 23 से 24 साल का था। लंबा, पतला और गोरा। उसने रॉयल ब्लू कलर का सूट पहना हुआ था और दिखने में वो काफी सुंदर था। उसकी नाक काफी लंबी थी। मेरे दोस्त, मुझे माफ करना, मेरी बेटी तुमसे टकरा गई। मुझे बताओ जरा, कितने का है तुम्हारा सूट? मैं तुम्हें अभी पैसे दे देता हूँ। राहुल को नहीं पता था कि वो लड़का था कौन। सोना की गलती थी और अपनी गलती मान लेना कोई गलत काम नहीं होता है। अरे तुम राहुल? वो लड़का अभी तक अपनी पैंट ही झटक रहा था, तो वो देख नहीं पाया कि सोना कौन थी। उसने जैसे ही अपना सिर उठाया और देखा कि सामने राहुल खड़ा है, तब उसे पता चला कि उसकी टक्कर किससे हुई थी। हाँ भाई, तुम तो मुझे बस ये बताओ कि तुम्हारा सूट कितने का है। उस लड़के के राहुल को देखने के बाद कुछ ना बोलने की वजह से राहुल ने वापस उससे पैसों का पूछा। तुम मुझे नहीं जानते? उस लड़के ने राहुल से हैरान होकर पूछा। क्या मुझे तुम्हें जानना चाहिए? राहुल ने पूछा। तुम सच में मुझे नहीं जानते? लड़के ने हंसते हुए बोला। कोई बात नहीं, तुम अभी नहीं जानते, पर तुम फ्यूचर में मुझे जान जाओगे। उस वक्त वहां खड़े एक आदमी ने, जो कि खुद एक बहुत बड़ा स्टार है, उस लड़के के साथ खड़े होकर उसके बारे में राहुल को बताया। राहुल, ये अमन वर्मा है, जो कि बहुत बड़ी मीडिया कंपनी ऑरेंज लाइट मीडिया के चेयरमैन अशोक वर्मा के इकलौते बेटे हैं। ऑरेंज मीडिया, अमन वर्मा। अशोक वर्मा किसी वजह से नहीं आ पाए थे, तो उनकी जगह अमन वर्मा का आना तो बनता है। राहुल ने अपनी आंखें छोटी कर ली थीं। ये तो लीडर का ही बेटा निकला। ये मिस्टर अमन है। राहुल ने सर हिलाया। मिस्टर अमन, मेरी बेटी काफी छोटी है, उससे गलती हो गई है। आप प्लीज इसे माफ करें और बताएं कि मैं किस जगह पर पेमेंट कर सकता हूं। आप अपनी बैंक डिटेल्स भेज दीजिए।
मैं आपको आपके कपड़ों के लिए पैसे भेज देता हूँ। 2 लाख, बस 2 लाख भेज दो तुम, ये मेरे लिए काफी होगा। अमन ने हंसते हुए बोला। 2 लाख? इतने सारे पैसे? न केवल राहुल बल्कि राहुल के आसपास के सारे लोग भी उसकी इस बात को सुनकर हैरान थे। ये कोई इतना महंगा सूट भी नहीं था। ब्रांडेड होने के बाद भी इसका रेट 50,000 से ज्यादा का नहीं होगा। लेकिन ये सबको पता है कि ऑरेंज लाइट मीडिया और न्यू आर्टिस्ट मीडिया कंपनी की आपस में नहीं बनती है, पर इस बात के लिए पैसों का हेर फेर अच्छी बात नहीं है। ठीक है, अपनी बैंक डिटेल्स भेज दो। राहुल ने उस लड़के से बहस करना समझदारी नहीं समझी और उसकी बैंक डिटेल्स ली और वहीं सबके सामने खड़े होकर उसने उस लड़के को पैसे ट्रांसफर कर दिए। राहुल खुश था कि उसकी इस जिंदगी में बैंक ट्रांसफर करना उसकी पिछली जिंदगी से ज्यादा आसान था। राहुल, तुम तो सच में बहुत अमीर हो। अपने अकाउंट में 2 लाख रुपए ट्रांसफर होने का मैसेज पढ़ के अमन हंसा और बोला, ये तुम्हारे लिए सबक था, अगली बार एटीट्यूड नीचे रखना। ये बोलते ही अमन अपने कुछ दोस्तों के साथ हॉल के बाहर निकल गया। एक ही बारी में 2 लाख रुपए निकल गए। ये देखकर सोना दुखी हो गई थी। उसको देखकर राहुल ने बोला, चलो सोना बेटा, पहले चलकर तुम्हें कुछ खिलाते हैं, ठीक है? सोना को पता था कि उसने कुछ तो गलत किया है। ये सोच के सोना ने अपना मूड खराब कर लिया था। उसने उसके बाद से कुछ नहीं बोला, वो बस चुपचाप सर नीचे करके चल दी। सोना, तुम भूल गई, अभी तुम्हें अपने पापा के साथ गाना गाना है। राहुल ने सोना का मूड ठीक करते हुए बोला, अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो अपने पापा के साथ गाना गाने के लिए तुम्हारे अंदर ताकत कहां से आएगी? पापा, आप मुझ पर गुस्सा नहीं करेंगे? सोना ने दुखी मन से राहुल की तरफ मुंह करके रोते हुए पूछा। हालांकि सोना को पैसों के बारे में कुछ खास समझ नहीं थी, पर उसे पता था कि 2 लाख बहुत सारे पैसे होते हैं। बिल्कुल भी नहीं, राहुल ने सोना के गाल खींचते हुए बोला। मुझे फर्क नहीं पड़ता, चाहे जितने भी पैसे हों, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जब तक मेरी सोना ठीक है, सही सलामत है, मैं कितने भी पैसे लगा सकता हूँ और मैं मेरी सोना की खुशी में ही खुश हूँ। हालांकि राहुल बहुत गुस्से में था, पर वो नहीं चाहता था कि सोना को पता लगे। राहुल की आंखों में बहुत सारा गुस्सा था, इसलिए नहीं क्योंकि उसे 2 लाख रुपए जितना बड़ा अमाउंट अमन को देना पड़ा, बल्कि ये सारा गुस्सा इसलिए था क्योंकि अमन ने उसकी सोना पर गुस्सा किया था। क्या तुम देखकर नहीं चल सकती? आंखें हैं कि नहीं तुम्हारे पास? ये सब सोचकर ही राहुल को काफी गुस्सा आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपना गुस्सा कैसे निकाले। तुम मेरी बेटी पर गुस्सा करके तो देखो, तुम्हें जिंदगी भर मेरी तरफ से बस गुस्सा, नफरत और हार मिलेगी। राहुल मन ही मन सोच रहा था। अपने पापा की बात सुनकर थोड़ी देर बाद जाकर सोना थोड़ी सी ठीक हुई और वापस से हंसने, खेलने और कूदने लगी थी। फिर वो जाकर कॉर्नर में खड़ी हो गई थी। इस बार सोना उतनी उछल कूद नहीं कर रही थी। एक अच्छी बच्ची की तरह जाकर वो खड़ी हो गई थी। एक और बार 2 लाख रुपए देना तो काफी भारी पड़ जाता, और अगर इस बार ऐसा कुछ होता तो सोना भी खुद को माफ नहीं कर पाती। क्या पता आगे चल के सोना इस बात के बाद पैसों की काफी इज्जत करने लगे। अरे, सोना वापस आ गई? उस खाने का क्या हुआ जो तुमने लिया था? रोहिणी ने सोना से पूछा और झट से उसे गले लगा लिया। सारा खाना पापा के हाथ में है, सोना ने बड़ी चालाकी के साथ जवाब दिया। पापा ने मुझे बहुत सारा खाना लेने में काफी हेल्प की। इस बार पीछे से फिर राहुल आया, 2 प्लेट्स और एक उतरे हुए चेहरे के साथ। राहुल का उतरा हुआ चेहरा देखकर मिली ने राहुल से पूछा, क्या हुआ राहुल, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? इतने दुखी क्यों हो? उस पार्टी में काफी लोग होने की वजह से सोना जब अमन से टकराई थी तो मिली और रोहिणी ये सब होते हुए नहीं देख पाए थे, क्योंकि सब लोगों ने उस जगह को घेर लिया था और वैसे भी वो कॉर्नर में बैठे हुए थे और टेबल काफी बड़ी होने की वजह से वो सब छुप गया था। राहुल ने फिर दोनों प्लेट्स टेबल पर रखी और बात बताना शुरू किया। कितनी सी देर में क्या क्या हो गया? 2 लाख? रोहिणी ने पूछा। आपने उसे 2 लाख दे दिए? ये बात सुनकर मिली का दिमाग खराब हो गया और उसने राहुल पर गुस्सा करते हुए कहा, तुम पागल हो? उसने इतने सारे रुपए मांगे और तुमने भी दे दिए? तो और क्या करता? राहुल ने हैरानी से पूछा। मुझे बस इतना पता था कि मैं नहीं चाहता था कि सोना के दिल में इस बात की छाप पड़े, इसीलिए मैंने उस मामले को जल्द से जल्द खत्म करने में ही समझदारी समझी और सोना को लेकर यहाँ पर आ गया। मम्मी, 2 लाख रुपए क्या बहुत सारे पैसे होते हैं? सोना खाते खाते रुक कर मिली से पूछती है। मम्मी, मैं इतने सारे रुपए में कितने टेडी बियर खरीद सकती हूँ? सोना की नजर में हर चीज की कीमत का पता टेडी बियर से ही लगाया जा सकता है। कितने? रोहिणी ने बताते हुए कहा। तुम्हारी मम्मा ने एक टेडी बियर 2000 में लिया था, इस हिसाब से तो 1000 टेडी बियर खरीदे जा सकते हैं। 1000? ये सुनकर सोना चौंक गई और फिर जोर जोर से रोने लग गई। वैसे सोना को पैसों की बहुत समझ तो नहीं थी,
पर उसे नंबर्स की समझ थी और उसे समझ में आ गया था कि 1000 टेडी बियर तो उसका पूरा रूम भर सकते हैं। इस हिसाब से उसने अंदाजा लगाया कि वो बहुत सारे पैसों का नुकसान करा के आई है। ये सोचकर सोना और जोरों से रोने लगी। रोहिणी, क्या तुम झूठ नहीं बोल सकती? सोना को रोते हुए देख मिली ने रोहिणी पर गुस्सा करते हुए घूरा। रोहिणी ने नहीं सोचा था कि सोना इस बात पर ऐसे रिएक्ट करेगी। उसको नहीं लगा था कि वो ये सुनकर इतनी सेंसिटिव हो जाएगी। राहुल ने ये देखकर सोना को फट से अपनी गोदी में उठा लिया। सोना बेटा बस, अब रोना नहीं, रोना बंद करो। भूल गई, अभी तुम्हें पापा के साथ गाना भी गाना है। चलो अच्छी बच्ची हो ना, चुप हो जाओ। सोना, जो कि बहुत जोरों से रो रही थी, ये सुनकर धीरे धीरे शांत हो जाती है और राहुल से चिपक कर जोरों से गले लग जाती है। सोना इतनी कम उम्र में ही इतनी समझदार थी कि उसने जैसे ही राहुल का चेहरा देखा, वो ये सोचकर रोना बंद करके बैठ गई कि उसके पापा ने उसकी खुशी के लिए ही ये सब किया है और अगर वो रोएगी तो उसके पापा को अच्छा नहीं लगेगा। उसके पापा राहुल को बुरा ना लगे या दुख हो, इसीलिए उसने खुद को संभाला और धीरे धीरे रोना बंद कर दिया। सोना राहुल की जिंदगी में कितनी जरूरी है वो इस बात से ही पता चलता है कि राहुल सोना के लिए बिना सोचे समझे 2 लाख रुपए देने से भी पीछे नहीं हटा। वो सोना के लिए कुछ भी कर सकता है। क्या राहुल अमन को सबक सिखाएगा? क्या सोना खुद को इस गलती के लिए माफ करेगी? क्या अमन राहुल से कोई और बदला लेना चाहेगा? इस कहानी में क्या होगा आगे, जानने के लिए सुनते रहिए सुपरस्टार पापा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। क्योंकि अब पहली नीलामी हो चुकी है, इसीलिए दूसरी नीलामी की तैयारी शुरू हो चुकी है। ये दूसरा हिस्सा ऑरेंज लाइट मीडिया के अशोक वर्मा ने प्रोवाइड करवाया था। ये मीडिया कंपनी के सबसे महान कलाकार हैं, जिसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मेडल भी हासिल किया है। जैसा कि हम जानते हैं, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को दुनिया की सबसे बेहतरीन चीजों को वेरीफाई करने का अधिकार है। इसमें पर्सनल स्किल, नेचुरल साइंस, ह्यूमैनिटीज और एंटरटेनमेंट भी शामिल है। पूरी दुनिया में कई मीडिया कंपनीज और उनके ग्रुप हैं। 2006 में ऑरेंज लाइट मीडिया ग्रुप के कॉन्ट्रैक्ट्स कलाकारों की संख्या 127 तक पहुंच गई थी और उस समय इसने अमेरिकन वायाकॉम के ग्रुप द्वारा आयोजित 110 के विश्व रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। इस मेडल की कीमत है 25 लाख। सबसे बेस्ट आर्टिस्ट मीडिया कंपनी गिनीज वर्ल्ड का रिकॉर्ड ली हुई कंपनी है। अब तक ऑरेंज लाइट मीडिया ने इस रिकॉर्ड को कायम रखा है। आजकल मीडिया कंपनीज या मीडिया ग्रुप के कई अधिकारी इस बात में बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं और उधर मिस्टर पलाश भी कोशिश करने के लिए काफी एक्साइटेड लगते हैं। जब कर्मचारियों ने मंच पर दूसरी नीलामी शुरू की तो ऑरेंज लाइट मीडिया के अमन वर्मा ने खड़े होकर चारों ओर सर हिलाया। अमन वर्मा ने बहुत जल्दी कपड़े बदल लिए थे और अब उसने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। इस आदमी के नए कपड़ों को देखते हुए राहुल ने कहा कि डिनर पार्टी में क्या हुआ, उसके चेहरे का रंग थोड़ा सा बदल गया था, थोड़ा सा अजीब हो गया था। इस नीच आदमी ने मेरी सोना को रुलाने की हिम्मत की है। ये कितना बुरा आदमी है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। मैं 26 लाख देता हूं। वैसे भी नीलामी में यह तय नहीं है कि एक बार में कितनी चीजें बेची जाएंगी। नीलामी शुरू हो गई। राहुल ने अपनी आंखें घुमाई और अमन वर्मा को नीचा दिखाने के इंटेंशन से कीमत बोलने का मौका उठाया। जब अधिकारी ने किसी को बोली लगाते हुए सुना तो ये तय कीमत से केवल 1 लाख ज्यादा था। ये इस नीलामी की पहली बोली है। हॉल में मौजूद लोग एक के बाद एक बोली लगाने वाले को देखने लगे। जब उन्होंने देखा कि राहुल है तो बहुत से लोग कानाफूसी करने लगे। 26 लाख? राहुल क्या वो होश में है? कौन जानता है, शायद वो सिर्फ मजे के लिए बोली लगा रहा हो। नहीं, अभी डिनर पार्टी में पलाश और राहुल कुछ लाख रुपए की बात कर रहे थे और अभी हर कोई ये नहीं जानता कि राहुल इतनी ज्यादा कीमत क्यों लगा रहा है। कुछ लोग जो नीलामी छोड़कर जा चुके थे वो अब वापस आ गए हैं, लेकिन वो भी अब तक समझ नहीं पाए हैं। वो सिर्फ तमाशा देखना चाहते हैं। मैं 27 लाख दूंगा। एक और ऑफर सामने आया और ये मिस्टर पलाश की आवाज थी। अशोक वर्मा की हरकतों की वजह से मिस्टर पलाश उसके खिलाफ कुछ करने या उसे करारा जवाब देने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा। 28 लाख, 29 लाख। अरमान और कोकिला की बोली जारी है। वो न्यू आर्टिस्ट मीडिया कंपनी से जुड़े हुए हैं और अपनी पहली फिल्म के बाद से न्यू आर्टिस्ट मीडिया कंपनी के आर्टिस्ट हैं। अब जब उनके बॉस ने उन्हें डायरेक्शन दे दिया है तो वो और क्या ध्यान में रख सकते हैं। 2 टॉप म्यूजिशियन जिनका न्यू आर्टिस्ट मीडिया कंपनी में रहना तय है। आप मजाक कर रहे हो? बस इतना ही?
पलाश ने वर्मा को चिढ़ाने के लिए हंसते हुए कहा, आखिरकार अब किसी को मालूम पड़ ही गया कि ये सभी लोग न्यू आर्टिस्ट मीडिया कंपनी से हैं। वो अलग अलग दामों के साथ ऑरेंज लाइट मीडिया की बेइज्जती कर रहे हैं। सोफे पर दाईं ओर के मिडिल एरिया में अमन वर्मा, जो काफी खुश था, उसने भीड़ की ओर सिर घुमाया और उसका चेहरा अब पूरी तरह से उदास हो गया था। राहुल और मिस्टर पलाश को देखते हुए वो गुस्से से भरा हुआ था। उसके आसपास कई आदमी और औरतें हैं जो ऑरेंज लाइट मीडिया के आर्टिस्ट हैं। 30 लाख, मैं 30 लाख की बोली लगाऊंगा। मेरे पास अब ज्यादा सब्र नहीं है। इस चैरिटी पार्टी में शामिल कई स्टार्स ऑरेंज लाइट मीडिया के कॉन्ट्रैक्ट आर्टिस्ट हैं। वो मेडल की कीमत बढ़ा सकते हैं, लेकिन इस समय अमन वर्मा उनकी इस चीज में हेल्प नहीं कर सकता है। 30 लाख, मैं सच में बुद्धू हूं जो अपनी खुद की कंपनी की रेपुटेशन बढ़ाने के लिए ये सब कर रहा हूं। ये अमन है, ये बोली उसने ही लगाई है। आखिरकार ये ऑरेंज लाइट मीडिया की शान की बात है। अगर ये 30 लाख में बिक जाए तो ये कितनी शर्म की बात है। ऑरेंज लाइट मीडिया और वैंगसिंग एंटरटेनमेंट मीडिया एक दूसरे के टक्कर पर हैं। ये देखने के लिए एक अच्छा तमाशा है। अमन वर्मा की पब्लिसिटी से सभी लोगों को उसकी मौजूदगी के बारे में पता चला। उसका एम्प्लॉय ही उसका दुश्मन है। म्यूजिक सर्कल का जिक्र किए बिना और पूरे एंटरटेनमेंट सर्कल का जिक्र किए बिना जो न्यू मीडिया आर्टिस्ट कंपनी और ऑरेंज लाइट मीडिया के ग्रुप को नहीं जानते हैं, वो इसे दिलचस्प बना सकते हैं। राहुल, क्या तुम वो लेना चाहते हो? क्या फायदा है उसका? तुम इसे पैसे के लिए एक्सचेंज नहीं कर सकते। ये तुम्हारी अपनी नहीं है। उसे इसे वापस खरीदने दो। राहुल के बगल में बैठी मिली को उम्मीद नहीं थी कि राहुल अचानक से बोली लगा देगा। विशेष रूप से अमन वर्मा की इतनी ऊंची बोली लगाने के बाद मिली हैरान थी और राहुल की हेल्प करना चाहती थी। नाराजगी जताते हुए मिली ने कहा, मैं नहीं चाहती कि राहुल एक बेकार चीज पर इतनी कीमत लगाए। राहुल, उस चीज का यूज क्या है? मिली ने पूछा। मैं बस उससे नाराज हूं और उससे बदला लेना चाहता हूं। राहुल ने मिली को एक एक करके सारे जवाब दिए और बोली लगाना जारी रखा। 31 लाख, 31 लाख। राहुल ने 31 लाख की बोली लगाई है। ऐसा लगता है कि राहुल को ये 31 नंबर का बोर्ड बहुत पसंद है, लेकिन तुम्हारा प्यार थोड़ा कम है। बस थोड़ी और कीमत, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम एक शहनाई भी खरीद सकते हो। राहुल की दूसरी बोली लगाने के बाद आनंद ने स्टेज पर राहुल का मजाक बनाया, लेकिन ये मजाक राहुल और अमन वर्मा के रिश्तों को भड़काने वाला लगता है। आनंद की आंखें हमेशा जानबूझकर या अनजाने में अमन वर्मा की ओर देखती हैं और अमन वर्मा को इशारा करते हैं कि उसे कीमत को बढ़ते रहने देना चाहिए। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन उसकी ये 2 छोटी लाइंस ने सच में अपना असर दिखाया। हाँ, लानत है राहुल। अमन वर्मा गुस्से में था और राहुल की ओर देखकर घूर रहा था। अमन वर्मा के बगल में बैठी एक छोटी सी अभिनेत्री एक पल के लिए झिझकी और बोली, अमन, क्या आप चाहेंगे कि हम आपके साथ पिक्चर्स लें? क्यों, मेरे पास पैसे की कमी है क्या? अमन वर्मा ने छोटी सी अभिनेत्री को देखा और चिल्लाया, 40 लाख। ये एक मीडिया ग्रुप की इज्जत की बात है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि राहुल वर्मा इतना कंजूस होगा कि वो सिर्फ 40 लाख की ही पेशकश करेगा। मैंने इस इज्जत को खरीदने के लिए 42 लाख की पेशकश की है। जैसे ही अमन वर्मा की आवाज रुकी, राहुल ने तुरंत एक कीमत लगाई जो केवल 2 लाख रुपए ज्यादा थे। आनंद की आंखें चमक उठी। अगर दोनों के बीच जंग थी तो उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसे तो बस इससे मतलब था कि नीलामी के सामानों को ज्यादा से ज्यादा कीमत पर बेचने दिया जाए। राहुल ने 42 लाख की बोली लगाई है। आपके प्यार के लिए शुक्रिया, आनंद ने उत्साह से कहा। देवियों और सज्जनों, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का ये रिकॉर्ड अभी तक तोड़ा नहीं गया है। ये एक सम्मान की बात है ना? अब राहुल ने 42 लाख के लिए कहा है। क्या कोई और है जो राहुल से ज्यादा बोली लगाएगा? जैसे ही आनंद की आवाज रुकी, सभी की नजर अमन वर्मा पर पड़ी। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत तगड़ा है, लेकिन इस तरह का कंपटीशन नहीं होता है, बल्कि बड़ा ही सीक्रेटली होता है। अमीरों के लिए इस तरह की आमने सामने वाली लड़ाई सच में बहुत रेयर है। इतने सारे लोगों के देखने पर अमन वर्मा का चेहरा लाल पीला हो गया और उसने अपने मन में सोचा कि क्या वो अब कीमत बढ़ाएगा। असल में ये सब कुछ सिर्फ मिस्टर पलाश को नीचा दिखाने के लिए अमन के पापा अशोक वर्मा का एक अनाउंस प्रोजेक्ट था। ये उम्मीद नहीं थी कि ये प्रोजेक्ट पास हो गया है। उस समय ये सच में ऑरेंज लाइट मीडिया के लिए बहुत अधिक ट्रैफिक लेकर आया था, लेकिन ये बस उस समय ही असरदार था। बाद में इसे कई सालों के लिए कैबिनेट में रखा गया था। इसीलिए अशोक वर्मा ने इस ब्रांड को एक चैरिटी नीलामी के लिए सामने किया। अगर हम अभी कीमत नहीं बढ़ाएंगे तो ये आदमी एक एक करके कीमत बढ़ा देगा। जाहिर है कि वो उसका अपमान कर रहा है, ऑरेंज लाइट मीडिया का अपमान कर रहा है। अगर वो बस हार मान लेता है
तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के रात के खाने के बाद वाली बातचीत में उसका होना नामुमकिन हो जाएगा। 50 लाख। इसलिए अमन वर्मा उठ खड़ा हुआ और उसने गुस्से में अपने दांत पीस लिए और 50 लाख रुपए की बोली लगाई। इस कीमत ने उस हॉल को, जो अभी भी चर्चाओं से भरा हुआ था, उसे पल भर में खामोश कर दिया था। सीधे 42 लाख से 50 लाख तक, ये छलांग थोड़ी ज्यादा है। 50 लाख। अमन ने 50 लाख की बोली लगाई है। क्या कोई कीमत बढ़ी है? आनंद थोड़ा एक्साइटेड था। उसने लाखों में खेला। उसने सोचा कि इस तरह की चैरिटी पार्टी जैसी कोई चीज नहीं होगी, लेकिन इस बोली ने उसके सारे भ्रम तोड़ दिए थे। आनंद की आवाज के साथ सभी की निगाहें राहुल पर जाने लगी। अगर ये दो लोग एक दूसरे के साथ डील नहीं करते हैं तो शायद राहुल फिर से कीमत बढ़ा देगा। अमन भी राहुल की तरफ देखता है। वो जितना नजर आता है वो उतना मूर्ख नहीं है। राहुल की बोलियां केवल उसे ज्यादा पैसों की बोली लगाने के लिए उकसाने के लिए था, और राहुल और मिस्टर पलाश के कॉन्फिडेंस को देखकर ये साफ है कि वो इस चीज को जीतना चाहते हैं। खैर, आप जीतना चाहते हैं तो मैं बस थोड़ी ज्यादा कीमत को ऑफर करता हूँ। आपके दोबारा बोली लगाने के बाद मैं बोली नहीं लगाऊंगा। राहुल ने उसे निराश नहीं किया। राहुल सोफे से उठा और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ अमन के हाथ को बहुत विनम्र और प्यार से थामते हुए उसने कहा, तो आखिरकार आज हमें इस जेंटलमैन की खासियत नजर आई गई, क्योंकि अमन को ये चीज बहुत अजीज है जिसे हर कीमत पर हासिल किया गया है। बधाई हो अमन। अमन का चेहरा उदास होने से पहले राहुल के स्पीच का दूसरा भाग शुरू हुआ। अमन वर्मा सच में काफी दयालु है। नीलामी आपके ऑरेंज लाइट मीडिया ने करवाई थी। अमन वर्मा ने सच में इसे वापस खरीदने के लिए बहुत पैसा खर्च कर दिया है। इन्हें सच में अपनी चीज से बहुत गहरा लगाव है, और प्राइमरी स्कूल के उन बच्चों की ओर से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अमन वर्मा को और ऑरेंज लाइट मीडिया को उनके बड़प्पन के लिए। आइए अमन वर्मा की दयालुता के लिए तालियां बजाएं। ये कहते हुए राहुल ने ताली बजाना शुरू किया और हॉल में उन लोगों ने राहुल को फॉलो किया। अमन का चेहरा पूरी तरह से उदास था। अगर तुमने मुझे नहीं उकसाया होता तो क्या मैं कीमत बढ़ाकर 50 लाख तक जा सकता था? इतने दिनों तक केवल अमन वर्मा ने दूसरों का फायदा उठाया था। उसे कभी भी इतना नुकसान नहीं हुआ था। हालांकि वो अपने दिल से लगभग गुस्से में था और उसका चेहरा गुस्से से लाल था, फिर भी अमन ने मुस्कुराते हुए भीड़ को इशारा किया। अगर वो आज ये सब नहीं करता तो आज के मेहमान उस पर हंसते। वैसे भी वो राहुल से नफरत करता है। सबसे बेहतर आर्टिस्ट मीडिया कंपनी का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मेडल जीतने के लिए अमन वर्मा को बधाई। अमन वर्मा और ऑरेंज लाइट मीडिया को हमारी चैरिटी में उनके योगदान के लिए धन्यवाद। राहुल ने एक ऐसा गड्ढा खोद दिया था जहां अमन को नीचे कूदने पर मजबूर कर दिया था, जिसकी वजह से नीलामी की कीमत भी ऊपर की ओर बढ़ गई। आनंद के स्टेज पर खड़े होने और कुछ स्पीच देने के बाद किसी ने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपने हाथ से नीलामी के हथौड़े को गिरा दिया और आखिरी कीमत लगा दी। जब अमन पैसे का पेमेंट कर रहा था तो मिस्टर पलाश उस सोफे पर आया जहां राहुल खुशी से बैठा हुआ था। राहुल, तुम आग भड़काने में काफी माहिर हो। मैं देख रहा हूँ कि उसका चेहरा गुस्से से भरा है। वो लगभग पागल हो रहा है। राहुल ने हंसते हुए कहा, ये तो बस शुरुआत है। राहुल अमन के साथ अब और क्या करने की प्लानिंग कर रहा है? कहीं राहुल अपने लिए कोई मुसीबत तो नहीं खड़ी कर रहा है? राहुल की इस हरकत के बाद क्या अमन वर्मा उसे छोड़ देगा? इस कहानी में क्या होगा आगे, जानने के लिए सुनते रहिए सुपरस्टार पापा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। राहुल, तुमने अमन वर्मा को 50 लाख का नुकसान पहुंचाया है। क्या उसे कोई फर्क पड़ेगा? पैसे भाड़ में जाएं, मुझे कोई परवाह नहीं है। पर उसने सोना को डांटा कैसे? जब उसने ये कहा तो राहुल का चेहरा उदास लग रहा था। ये केवल उसका बुरा बर्ताव है जो उसकी बर्बादी की वजह है। क्या उसने सोना को डांटा? मिस्टर पलाश की आंखें चौड़ी हो गईं। वो खड़ा हुआ और बोला, नहीं, अब मैं इसे बताऊंगा। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अरे चिंता मत करो, हमारा समय आएगा। राहुल ने मिस्टर पलाश को पकड़ते हुए कहा, तुम बस नीलामी देखो, उसमें क्या होता है। राहुल के इस एटीट्यूड को देखकर मिस्टर पलाश फिर से बैठ गया। अब अगली नीलामी होगी। चैरिटी की नीलामी शुरू होती है। नीलामी के बाद पार्टी में आए ज्यादातर मेहमानों ने कई बार इशारों में ही बोली लगाई। ये देखने के बाद कि कोई भी बोली नहीं लगा रहा है, आनंद ने नीलामी के हथौड़े को बजाया और कीमत तय की। बेशक इसमें 17 या 18 चीजें उतनी खास नहीं हैं। उनमें से ज्यादातर पोस्टर, एल्बम, ट्रॉफीज, संगीत कार्यक्रमों में इस्तेमाल किए जाने वाले कपड़े और इस्तेमाल किए गए सामान हैं। इसमें अगर कुछ सबसे कीमती है तो वो एकमात्र चीज शायद मोती का हार है।
जिसे शालिनी जी ने पहली बार गाते वक्त पहना था। ये मोतियों का हार वाकई बहुत खूबसूरत है। वैसे मोती बहुत छोटे, नाजुक और ट्रांसपेरेंट हैं। इसकी नीलामी के दौरान एक के बाद एक कई औरतों ने बोली लगाई। मिली भी इसे बहुत चाहती थी। आखिरकार नीलामी ने उन औरतों से इस हार को छीन लिया। इसे खरीदने के बाद सभी औरतों की नजर इस पर पड़ी। नीलामी में बोली लगाने वाला अगला सामान राहुल का होगा। ये काफी कीमती है। ये एक गाना है, इसे राहुल ने लिखा है। ये गाना उन्होंने सिर्फ और सिर्फ नीलाम करने के लिए बनाया है। आनंद ने अपने हाथ खोले। उसने राहुल की ओर देखा और कहा, आप सभी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री के सितारे, मैनेजर्स और म्यूजिशियंस हैं। मेरा मानना है कि आप सबको राहुल की कीमत मुझसे बेहतर पता होनी चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कौन सा गाना है, इसे एक क्लासिक सॉन्ग कहा जा सकता है। अब राहुल के गाने की नीलामी होगी जो उसने खुद बनाया है। देवी और सज्जनों, क्या आपको लगता है कि आप में जोश है? इस बारे में बात करते हुए आनंद ने थोड़ा उत्साहित महसूस किया। ठीक है, चलो एक लंबी कहानी को छोटा करते हैं। मिस्टर राहुल के गाने के लिए इस बार की सबसे कम कीमत 50,000 रुपए है। प्राइस सुनकर हॉल में मौजूद लोगों ने पहले गहरी सांस ली और फिर राहत महसूस की। जैसे ही हॉल में मौजूद लोग बोली लगाना चाहते थे, आनंद की आवाज फिर से सुनाई दी। मुझे आपको याद दिलाना है कि राहुल के इस हिस्से के पीछे एक कंडीशन है, यानी कि अगर इस गाने को एल्बम के रूप में रिलीज किया जाता है तो बिक्री के 6% हिस्से का यूज डोनेशन के रूप में किया जाना चाहिए। प्राइमरी स्कूल के म्यूजिक क्लासरूम के कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट करने के लिए ये दान परमानेंट रहेगा। ये सुनकर वहां मौजूद लोग बातें करने लगे। सिर्फ 50,000 रुपए में राहुल से गाना खरीदना चाहते हैं? क्या आप सपना देख रहे हैं? एक ने कहा, 50,000 से कितने म्यूजिक क्लासरूम्स बनाए जा सकते हैं? दूसरा भी बोल देता है, क्या हमें बिक्री का 6% हिस्सा देना है? क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है? हाँ, यहाँ तक कि टॉप सिंगर्स भी केवल 5% से 7% चार्ज करते हैं। अरे इसे भूल जाओ, पैसा राहुल थोड़ी लेगा, ये तो दान का पैसा है। क्या हम इसकी तुलना कर सकते हैं? आप सही कह रहे हैं। जब मैं इस बारे में सोचता हूं तो मुझे ज्यादा अच्छा महसूस होता है। इसके बारे में मत सोचो, ये सही सिंगर होगा। राहुल के गानों की इनकम के बारे में सोचो। उनमें से कितने ही मूर्ख हैं जो इतने लंबे समय से म्यूजिक और एंटरटेनमेंट के फील्ड में हैं। वो सारे सिंगर्स और स्टार्स जल्द ही अपने होश में आ गए। हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? ये घाटे में नहीं है। फिर प्लीज बोली लगाना शुरू करें। हॉल में शोर सुनकर आनंद ने सीधे कहा, 55,000। मैं 55,000 की कीमत अदा करूंगा। मैं 60,000 की कीमत अदा करूंगा। 65,000। ये एक बवंडर की तरह है। इस गाने की बोली की कीमत हर तरह से बढ़ गई है, लेकिन बोली लगाने वाले ज्यादातर लोग सिंगर और मीडिया कंपनियों के एम्प्लॉयज हैं। हालांकि म्यूजिशियन, कंपोजर और बाकी लोग भी गाने में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, पर वो केवल इसी में इंटरेस्ट रखते हैं, पर असल में वो इस नीलामी का हिस्सा नहीं होंगे। मैं 1.5 लाख की कीमत अदा करूंगा। कीमत बढ़कर 1.5 लाख हो गई। ये राहुल के पुराने जान पहचान वाले निखिल थे जिसने ये कीमत बताई थी। लड़का जल्दी में लग रहा था। वो खड़ा हुआ, उसने हाथ हिलाया और चिल्लाया, इस कीमत पर केवल वही लोग बोली लगा सकते हैं जो म्यूजिक सर्कल के टॉप सिंगर हैं या फिर अशोक वर्मा या अमन वर्मा जैसी बड़ी मीडिया कंपनियों के सीईओ हैं। ठीक है, मिस्टर निखिल ने 1.5 लाख रुपए की बोली लगाई है। देखते हैं कि मिस्टर निखिल एक गाना जीतने के लिए कितनी हद तक जाते हैं। क्या कोई और है जिसने बोली लगाई है? आनंद थोड़ा उत्साहित है। 1.5 लाख रुपए कम है। मैं 1,51,000 की कीमत अदा करूंगा। 1,55,000। मैं 1,55,000 की कीमत अदा करूंगा। 1,60,000। प्लीज मुझे ऑरेंज लाइट मीडिया का एक चेहरा बेच दें। जैसे ही आनंद की बातें खत्म हुई, कई प्राइस कॉल आने लगे। दूसरे बेस्ट सेलर अमन वर्मा ने ऐसी बात कही जिससे मौजूद सभी लोगों की भौएं तन गईं। राहुल के बगल में बैठे मिस्टर पलाश ने धीमी आवाज में उसे बुरा भला कह दिया। ये गाना सच में उसके पिता का ऑरेंज लाइट मीडिया का चेहरा है। जैसे ही उसकी आंखें मुड़ी, मिस्टर पलाश ने चिल्लाया, मैं 1.601 लाख की कीमत अदा करूंगा। जैसे ही मिस्टर पलाश की आवाज आई, हर कोई लगभग चौंक गया। अमन वर्मा का चेहरा तुरंत लाल हो गया और उसकी आंखें गुस्से से लगभग फट रही थीं। लेकिन उसने फिर से कीमत बढ़ाने की हिम्मत नहीं की, इस डर से कि राहुल फिर से उसे पहली वाली स्थिति में डाल देगा और वो फंसकर रह जाएगा। मिस्टर पलाश की अपनी बुद्धि के साथ उनके लिए ये करना सच में मुमकिन है। ठीक है, मिस्टर पलाश की कुल बोली 1.601 लाख की है।
क्या बोली लगाने के लिए कोई और आदमी है? राहुल ने पर्सनली एक गाना बनाया है। अब वो अपने पैसे का एक छोटा सा हिस्सा खर्च करेंगे और फ्यूचर में भारी मुनाफा कमा सकते हैं। ये एक रेयर अपॉर्चुनिटी है। आनंद और अमन वर्मा खुशी से इंतजार कर रहे हैं। वो ये सब जल्दी करना चाहते हैं और अमन को बहुत ज्यादा कीमत लगाने में हेल्प करना चाहता है। हॉल में एक शांति देखकर राहुल ने आह भरी। देखो, कोई बोली नहीं लगा रहा है। इस बार ये शायद हम जीतने जा रहे हैं। बस अपना दिल थाम लो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं किसी ऐसे आदमी की तरह हूं जो 1.601 लाख रुपए भी नहीं निकाल सकता? मिस्टर पलाश ने बेपरवाह होते हुए कहा, यह हमारे लिए डोनेट करने का समय है। कोई और बोली? नहीं। आनंद ने 2 बार दोहराया और अपने हाथ में हथौड़े को उठाया। 1,60,001, 1,60,002, 1,60,003, 1,60,001। मैं इस गाने के लिए 1,60,001 की कीमत अदा करूंगा। नीलामी का हथौड़ा गिरने ही वाला था कि इस समय एक औरत की आवाज आई। सबने उस आवाज की तलाश की और देखा कि वो एक औरत नहीं बल्कि एक आदमी था। हरे रंग का सूट पहने, लगभग 170 सेंटीमीटर लंबा, एक दुबला पतला युवक जो कि बहुत ही सुंदर दिखता है। कौन है वो? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने उसे कहीं देखा है। ये तो यंग ग्रुप का फेमस सिंगर साहिल है। ओह, ये वही है। मुझे याद है कि वो टॉप सिंगर है ना? बात बस इतनी है कि पिछले 2 सालों में उसका कोई भी नया गाना नहीं आया है। हॉल में स्टार्स और म्यूजिशियन धीमी आवाज में बात करने लगे। म्यूजिशियन के मुकाबले में साहिल लाचारी से भरा था और उसके पास कोई चारा नहीं था। साहिल के करियर में गिरावट तब शुरू हुई जब उसने ऐसा गाना नहीं बनाया जो लोगों के कानों को भा सके और लोगों को गाने पर मजबूर कर दे। किसी और चीज के जिक्र की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ उसके पिछले साल के एल्बम का रिजल्ट देखकर ही कहा जा सकता है कि वो कितना बुरी तरह से फ्लॉप हुआ था। इसलिए साहिल इस शर्मनाक स्थिति से बाहर निकलने के लिए एक बेहतर गाने की तलाश में है और अब ये गाना उसका आखिरी सहारा है। इसीलिए वो शुरुआत 1,60,000 से करना चाहता है। फिर इस गाने के लिए वो 1,60,000 तो क्या, वो 1,70,000 या 1,80,000 तक की बोली लगाने में भी हिचकिचाएगा नहीं। साहिल ने 1,60,000 रुपए की बोली लगाई है। क्या कोई मेहमान है जो फिर से बोली लगाना चाहेगा? नई बोली लगाने वाले सामने आए। आनंद फिर से चिल्लाया। इस बार ये सच है कि कोई भी बोली नहीं लगाएगा। आनंद ने चिल्लाया, 1,60,001, 1,60,002, 1,60,003। डन। साहिल, डोनेशन में आपके योगदान के लिए थैंक यू। पूरी नीलामी में सबसे कीमती वस्तु के रूप में मौजूद सभी लोगों ने ताली बजाकर बधाई दी। जब तालियां धीरे धीरे थम गईं, तो आनंद ने कहा, साहिल, क्योंकि ये गाना काफी खास है तो प्लीज इसके लिए कीमत अदा करें और बाद में राहुल के साथ साहिल का एक डिस्कशन होगा। अच्छा। साहिल ने सर हिलाया और बस एक चेक निकाला। उसने उस पर सिग्नेचर किए और उसे एम्प्लॉय को सौंप दिया। जैसे ही स्टाफ सदस्य चले गए, एक वेटर साहिल के पास आया और कुछ शब्द फुसफुसाया। साहिल के चेहरे के भाव थोड़े अजीब थे। वो पहले तो अवाक रह गया, फिर हैरान हो गया और लास्ट में वो बस खड़ा हुआ और राहुल की ओर चल पड़ा। हेलो राहुल, मेरा नाम साहिल है। साहिल के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसका लहजा थोड़ा उतावला था। राहुल खड़ा हुआ और साहिल के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते मिस्टर साहिल, बैठ जाइए। चलिए बैठकर बात करते हैं। थैंक्स। साहिल ने सिर हिलाया। उसने बस सोफे की तरफ देखा पर बैठा नहीं। सोफे पर काफी खाली जगह है, लेकिन मिस्टर पलाश राहुल के बगल में बैठा है। यहाँ तक कि अगर राहुल साहिल के साथ बात करना चाहता है तो वो पलाश से बात नहीं कर सकता है। यार पलाश, तुम वहां बैठो। राहुल ने मिस्टर पलाश पर नजर डाली और कहा। मिस्टर पलाश ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, मैं तुम्हारा मैनेजर हूं, क्या मुझे मिस्टर साहिल से बात नहीं करनी चाहिए? यार पलाश, इस गाने का कॉपीराइट बेच दिया गया है, तुम और क्या बात करना चाहते हो? राहुल ने कहा, मैं साहिल के साथ एक गाने के ऊपर डिस्कशन करना चाहता हूं। ठीक है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मिस्टर पलाश ने कहा और वो चला गया। मिस्टर साहिल, पलाश को प्लीज इग्नोर करो। राहुल सोना को मिली के पास ले गया और साहिल से कहा, मिस्टर साहिल, मैंने आपका गाना सुना है, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए गाना लिखूं? साहिल ने तुरंत उत्तर दिया, इस साल हमारे ग्रुप ने एक नया एल्बम तैयार किया है जिसमें एक मेन गाने की कमी है। इस गाने को लिखने में हमारी हेल्प करें। एल्बम का मेन गाना? राहुल ने कुछ देर सोचा, फिर वो अचानक हंसा और मजाक किया। ठीक है, लेकिन मैं इस बात की गारंटी नहीं देता कि ये गाना पॉपुलर होगा। मुझे तुम्हारी कलम पर विश्वास है राहुल,
साहिल ने गंभीरता से सर हिलाया। अच्छा, राहुल ने हंसते हुए कहा। जरा 10 मिनट रुको। शुरुआत में साहिल को नहीं पता था कि राहुल क्या लिख रहा है, लेकिन जब राहुल कुछ कागज पर लिखता हुआ दिखाई दिया तो साहिल हैरान रह गया। राहुल की हरकत को देखते हुए मिली ने अजीब तरीके से पूछा, राहुल तुम क्या कर रहे हो? लगभग 15 मिनट के बाद राहुल ने अचानक अपना सिर उठाया और साहिल से कहा, जो अभी भी गाने को बोल रहा था और धीमी आवाज में गाने की कोशिश कर रहा था, मैंने एक मेलोडी का सैंपल बनाया, क्या तुम पहले से सुनना चाहते हो? राहुल के मोबाइल फोन में म्यूजिक सॉफ्टवेयर से स्लो गिटार की आवाज निकली। उसी समय राहुल की आवाज ने भी धुन को फॉलो किया और धीरे से गाना गाया। साहिल को अचानक रोने की इच्छा होती है। वो इतने सालों से लव सॉन्ग गा रहा है। वो अचानक महसूस करता है कि उसके पिछले 10 साल के लव सॉन्ग्स बेकार हैं। गाने के बोल सरल, सीधे, सहज लेकिन तूफान लाने वाले हैं, जो मेरे दिल के सबसे मजबूत हिस्से को भी कमजोर बना सकता है। न केवल साहिल रोना चाहता है, बल्कि मिली और रोहिणी की आंखें भी लाल हैं। ये गाना उनके दिलों में उनके प्यार की भावनाओं और उनके सच्चे प्रेम और रोमांटिक भावनाओं को एक्सप्रेस करता है। साहिल को ये छोटा सा प्रेम गीत बहुत पसंद आया। कॉपीराइट सिग्नेचर के मुद्दे के लिए स्वाभाविक रूप से साहिल मिस्टर पलाश के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर करते हैं। करीब 12 बजे तक नीलामी चलती रहती है। जैसा कि आनंद ने उम्मीद की थी, राहुल का एक गीत उस रात की चैरिटी नीलामी में सबसे अधिक कीमत का था। देर रात को नीलामी खत्म हुई और सभी अपने घर चले गए। क्या कॉपीराइट खोकर राहुल के ऊपर बड़ी मुसीबत आने वाली है? और साहिल के लिए लिखे गए गाने का राहुल को क्या फायदा होगा? इस कहानी में क्या होगा आगे, जानने के लिए सुनते रहिए सुपरस्टार पापा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अगले दिन सुबह सुबह राहुल के घर के दरवाजे पर आहट होती है। जैसे ही राहुल दरवाजा खोलता है तो अपनी आंखों के सामने पलाश को खड़ा पाता है। राहुल, तुम अब क्या करना चाहोगे? राहुल अपनी आंखें मसलता है और दीवार पर टंगी घड़ी की तरफ देखता है। सुबह के 6 बज रहे थे। पलाश, इतनी सुबह तुम कब से उठने लग गए यार? नाश्ते के लिए उठो जल्दी से। पलाश फिर आराम से बताता है, हमें आज कंपनी जल्दी पहुंचना है। जो स्टूडियो टीम मैंने तुम्हारे लिए ढूंढी है, आज उस टीम की सुबह सुबह मीटिंग है। कंपनी के बॉस होने की हैसियत से क्या तुम्हें अपनी कंपनी के हर एम्प्लॉय को जानना नहीं चाहिए, है ना? पलाश ने कुछ टाइम पहले राहुल को बोला था कि वो उसे स्टूडियो स्टाफ ढूंढने में हेल्प कराएगा। वैसे भी एक स्टूडियो को चलाने के लिए स्टाफ की जरूरत तो होती ही है। हालांकि राहुल को लगा था कि पलाश अपनी ही कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के कुछ अच्छे स्टाफ मेंबर्स शिफ्ट करेगा, पर पलाश ने तो पूरी एक नई टीम ही बना ली। राहुल एक सेकेंड के लिए चौंक कर बोला, क्या तुम और सचिन नहीं करोगे? क्या चीजें बदली गई हैं और वैसे नहीं रही हैं जैसी हमने रिबन कटिंग और ओपनिंग डे पर डिस्कस किया था? तुम्हारा दिल काफी बड़ा है। पलाश ने हंसते हुए बोला, तुम्हें नहीं लगता कि मेरी जॉइंट कंपनी के स्टाफ के लोग तुम्हारे स्टूडियो के काम में मुश्किलें लाएंगे? अगर मुझे तुम पर भरोसा नहीं है तो मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ सकता हूँ। राहुल बाथरूम की तरफ जाता हुआ कहने लगा, वैसे मुझे थोड़ी सी क्यूरियोसिटी है उन सब के बारे में जानने की। चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा उनके बारे में, ताकि तुम पहली बार मिलने पर एकदम सहम ना जाओ। पलाश ने टेबल पर रखे सेब को उठाया और खाने लगा, जैसे कि वो उसके घर पर ही आराम से बैठकर सेब खा रहा हो। मैं तुम्हारे लिए जो टीम देख रहा हूँ वो टीम 26 लोगों की है। हर एक स्टाफ ने पहले ही बड़े स्टार्स के साथ काम किया हुआ है, और जिन भी स्टार्स के साथ काम किया है वो सब फर्स्ट लाइन या सेकंड लाइन स्तर पर आते हैं। तुमको पब्लिक रिलेशन, रिकॉर्डिंग, प्रोडक्शन, किसी भी चीज की बिल्कुल चिंता नहीं करनी होगी। इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ। वैसे आमतौर पर देखा जाए तो एक स्टार के लिए काम करने के लिए 10 लोगों की टीम भी काफी ही होती है। पलाश ने मीटिंग के लिए 26 लोगों को बुला लिया था। अब एक्स्ट्रा 16 लोग क्या करने वाले हैं? लैब प्रोडक्शन पलाश का थोड़ी ना है, और ना ही पलाश की कंपनी इन सबको पैसे देने वाली थी। राहुल पहले भी मीडिया वर्क से जुड़ा हुआ था, तो उसे पहले से ही काफी चीजें पता थीं। राहुल, जो कि ब्रश कर रहा था, एकदम से चौंक कर थूकता है और बोलता है, इतने सारे लोगों की क्या जरूरत है? नॉनसेंस। पलाश ने आंखें घुमाते हुए कहा, अगर तुम केवल एक सिंगर की तरह ही काम करते तो 10 लोग तुम्हारे लिए काफी होते, पर तुम लिखते भी हो। आगे जाकर कॉपीराइट जैसी चीजों की दिक्कत हुई तो कॉपीराइट ऑपरेशन टीम को भी इन्वॉल्व करना होगा, और आगे जाकर अगर तुम्हें फिल्म और टीवी में भी काम करना हुआ
तो तुम्हें वैसे भी उन लोगों को इन्वॉल्व करना होगा जो टीम में इन सबको मैनेज करते हैं, और आगे जाके समय का इंतजार ही क्यों करना, इसीलिए अभी ही सबको टीम से जोड़ देते हैं। तो तुम्हारे हिसाब से ये 16 लोग भी काफी नहीं है? राहुल ने हैरान होकर पलाश से पूछा। तुम्हें क्या लगता है? पलाश ने अपने सेब में से एक बाइट ली और बोला, आगे जाकर तुम्हें अपने स्टूडियो के लिए आर्टिस्ट भी जोड़ने हैं। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे लिए लोगों को काम करना चाहिए? सोच के बताओ। अच्छा, मुझे 10 मिनट दो, मैं नहा कर आता हूँ। राहुल समझ गया था कि पलाश उसे उसकी टीम से मिलवाकर ही मानेगा। पलाश एंटरटेनमेंट मीडिया की 20वीं मंजिल 3 हिस्सों में बटी हुई थी। वेस्टर्न रीजन में हाई लेवल ऑफिसेस थे, सेंट्रल में हॉल्स और मीटिंग एरिया, और ईस्ट साइड को टेम्पर्ड ग्लास से सजाया हुआ था। गेट एकदम बीचों बीच खुलता है। सबसे बाहर वाला गेट कोर्ट से खुलता है और दोनों साइड्स में ऑटोमेटिक डोर हैं। दरवाजे के एकदम ऊपर ही कंपनी का बड़ा बड़ा नाम लिखा हुआ है, जो कि फिलहाल एक लाल कपड़े से ढका हुआ है। ये तो काफी सुंदर है। राहुल ऑफिस को देखकर खुद को तारीफ करने से रोक नहीं पाया। ये तो काफी अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया है। क्या ये सचिन का आइडिया है? वैसे ही बोलना गलत नहीं होगा कि सचिन काफी टैलेंटेड है। पलाश हंसा और बोला, बाहरी नहीं, ऑफिस के अंदर भी सब कुछ काफी अच्छी तरह से सजाया गया है, और वो सब भी सचिन ने किया है। आओ, अंदर आओ और सब अच्छे से देखो। राहुल काफी खुश होकर अंदर जाने लगा। वो जैसे ही ऑफिस के अंदर घुसता है, उसे रिसेप्शन पर एक छोटी सी लड़की बैठी हुई नजर आई, जिसने पलाश के घुसते ही विश किया। हेलो मिस्टर पलाश। उस लड़की की आवाज काफी मीठी और प्यारी थी। वो दिखने में भी काफी सुंदर थी। माही, आज तुम ड्यूटी पर हो? पलाश उस लड़की से पूछता है और बताता है, अब से ये तुम्हारे बॉस हैं, मिस्टर राहुल। माही ने अभी तक राहुल को देखा नहीं था। जैसे ही माही की नजर राहुल पर पड़ी, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसको विश्वास ही नहीं हुआ कि राहुल उसके सामने खड़ा है। आह! एक अजीब जानवर जैसी आवाज ने उस ऑफिस में चुप्पी तोड़ी। माही ऐसे चिल्लाई जैसे उसे पता नहीं क्या मिल गया हो। पहले पहले तो पलाश को यकीन नहीं हुआ कि वो माही की ही आवाज है, पर फिर उसने जैसे ही माही को देखा और पूछा कि उसने चिल्लाया क्यों, तो वो कुछ बोल ही नहीं पाई। इतनी देर में पूरा ऑफिस रिसेप्शन एरिया तक पहुंच गया था। सबने देखा कि दरवाजे पर 2 लोग खड़े हैं और बाकी सब भी खुश हो गए और आपस में बातें करने लग गए। इतने सालों से काम कर रही हूं मैं, कभी नहीं सोचा था कि मिस्टर राहुल मेरी आंखों के सामने होंगे। सारे के सारे स्टाफ मेंबर्स काफी खुश हो गए थे। किसी ने नहीं सोचा था कि राहुल खुद उनके ऑफिस में चलकर आएंगे। सबकी खुशी उनके चेहरे पर साफ साफ दिख रही थी। कोई खुद को रोक नहीं पाया और सब एक एक करके बोलने लगे और हंसने लगे। किसी भी स्टाफ मेंबर ने नहीं सोचा था कि राहुल आने वाला है। सबके लिए ये काफी बड़ा शौक था। फ्रंट डेस्क एकदम मछली बाजार बन चुका था। सब कुछ ना कुछ बोले जा रहे थे। किसी को भी काम की चिंता नहीं थी। फिर राहुल आखिरकार हिम्मत जोड़ता है और बोलता है, आप सभी का यहाँ आने के लिए थैंक यू। मैं आप सबका लव स्टूडियो में स्वागत करता हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि हम सब साथ मिलकर अच्छा काम करेंगे। आप सभी के लिए जोरदार तालियां। राहुल की ये बात सुनकर मानो तालियों का सैलाब आ गया हो। सब जोर जोर से तालियां बजाने लगे और ये सिलसिला काफी देर तक चला। ये सब होने के बाद माही ने सबको शांत करवाया। वैसे हमारे पास काफी समय है, आगे भी बहुत सारी बातें करने के लिए। चलिए आप सब काम पर लग जाइए। हमारे बॉस राहुल ओपनिंग के बाद आज पहली बार आए हैं। मुझे इनको पूरा ऑफिस दिखाने दीजिए और आप लोग काम करिए। माही, तुम अपना काम अच्छे से करना। ये बोलकर पलाश राहुल को लेकर ऑफिस दिखाने चला गया। राहुल को एक एक करके पलाश ने हर एक जगह दिखाना शुरू किया। राहुल ऑफिस को देखकर और सारी अरेंजमेंट्स को देखकर काफी खुश हो गया था। पलाश ये सब दिखा ही रहा था कि उसने जनरल मैनेजर नित्या का जिक्र किया। नित्या? राहुल ने चौंक कर पूछा। हाँ, नित्या को मैंने आपके लिए चुना है। फिर पलाश ने राहुल को नित्या का सारा काम समझाया। जब राहुल और पलाश ऑफिस में बैठे बैठे इंतजार कर रहे थे, तभी एक सुंदर लड़की अंदर आई। पता चला कि वो लड़की नित्या निकली। राहुल को पलाश ने इंट्रोड्यूस किया। नित्या एक काफी सुंदर और यंग लड़की है। हालांकि उसकी उम्र केवल 32 या 33 ही होगी, पर वो पिछले 10 साल से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम कर रही है। हेलो मिस नित्या, मेरा नाम राहुल है। राहुल ने हाथ बढ़ाते हुए कहा। नित्या भी अपने कोमल मुलायम सफेद हाथों को आगे बढ़ाते हुए प्यार से कहती है, हेलो मिस्टर राहुल। फिर सभी अपनी चेयर्स पर बैठते हैं और राहुल सबके लिए खुद चाय पॉट से सर्व करता है। चाय बनाते हुए राहुल पूछता है, मिस नित्या, आप लोग तो केवल फर्स्ट लाइन स्टार्स को ही सर्व करते हैं, फिर आप लोगों ने मेरे लिए काम करने के लिए कैसे हाँ बोला? नित्या हंसते हुए बोली, सर आप फर्स्ट लाइन स्टार ही तो हैं, आपके साथ काम करने के लिए हम कैसे ना बोलते।
हमको तो हाँ बोलनी ही थी। राहुल ये सुनकर हंसता है और बोलता है, आपको मेरी इतनी तारीफ करने की जरूरत नहीं है मिस नित्या, अब आप लव स्टूडियो की एम्प्लॉय हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि हम अच्छा काम करेंगे और एक साथ मिलकर करेंगे और एक परिवार की तरह रहेंगे। नित्या इस बात पर हंसते हुए कहती है, बाकी सब तो अच्छा है, बस मुझे एक बात की फिक्र है। राहुल उसे काटते हुए बोलता है, पैसों की? मुझे पता है, मैं कुछ ना कुछ तो करूंगा, पर इसके लिए मुझे सब कुछ अच्छे से देखना होगा। आप चिंता मत करो, आपकी हर एक चीज का ध्यान रखा जाएगा। क्या आप इस बात को सुनकर सेटिस्फाइड हैं? नित्या हंसकर बोलती है, हाँ मैं हूँ, बस मुझे एक चीज का डर है। वो राहुल की तरफ देखकर कहती है, मैं आपकी एक्सपेक्टेशंस पर खरी नहीं उतरी तो? राहुल इस बात पर हंसा और बोला, मिस नित्या, आप बहुत ज्यादा सोच रही हैं। अगर मैंने आपको इस काम के लिए चुना है तो ये समझिए मुझे आप पर भरोसा है और मैं जानता हूँ कि आप ये कर लेंगे। पलाश इस बात पर बोलता है, चिंता मत करो, राहुल है, वो सब देख लेगा और काम नहीं भी हो पाया तो भी वो सब मैनेज कर लेगा, उसके पास बहुत सारा पैसा है। इंटरनेट पर हर वक्त राहुल के बारे में बातें होती ही रहती हैं, फिर चाहे वो कामाक्षी का राहुल पर उसके बच्चे को छीन लेने का इल्जाम हो, या टीवी लॉजी कंपनी के साथ डिफॉल्ट, या फिर उसके गाने, या फिर कुछ और, पर इन सब में भी लोग राहुल को पसंद करने का मुद्दा बना ही लेते हैं। जब इतना सब होता रहता है तभी एक न्यूज वायरल हुई कि राहुल ने पलाश की एंटरटेनमेंट कंपनी छोड़ दी है और नया लव स्टूडियो खोल लिया है। इस बात पर सबने बहुत निंदा की, सिर्फ कुछ यूजर्स को छोड़कर। जब ये सारा मामला थोड़ा ठंडा पड़ा तभी एकदम से एक दिन एक नए पेज लव स्टूडियो से एक ब्लॉग पोस्ट हुआ, हेलो, मेरा नाम लेखक राहुल है, मैं ना ही एक राइटर हूँ, ना एक्टर, ना सिंगर, मैं बस मैं हूँ, एक नए किस्म का फायरवर्क। इस बात के पोस्ट होते ही इस पेज के एकदम से कई सारे फैंस बन गए। सब लोगों ने इस बारे में बात करना शुरू कर दी थी। एकदम से जैसे कॉल्स, मैसेजेस, कमेंट्स और लाइक्स का सैलाब आ गया था। सब केवल राहुल और लव स्टूडियो के बारे में बात कर रहे थे। लव स्टूडियो के ओपनिंग से राहुल को और भी ज्यादा फैन बेस मिल गया था। हर कोई बात कर रहा था, चाहे फिर वो राहुल के लिए अच्छी बातें हो या फिर उसकी बुराई। कई लोगों ने राहुल के इस फैसले पर उसकी तारीफ की थी और काफी लोगों ने उसे ट्रोल भी किया था, पर राहुल खुश था कि कम से कम सब बात तो कर रहे हैं। इंटरनेट पर एकदम से हर जगह बस राहुल की बात ही हो रही थी। यूजर्स को बात करने का टॉपिक मिल गया था। हर एक पेज, हर एक ब्लॉग, हर जगह बस राहुल ही था। यूजर्स इसलिए भी काफी खुश थे क्योंकि स्टूडियो के लिए काम करने वाले मेंबर्स भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के दिग्गज हैं और वो कई सालों से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का पार्ट रहे हैं और वो काफी बड़े बड़े स्टार्स के साथ और स्टार्स के लिए काम कर चुके हैं। ये अपने आप में ही काफी बड़ी बात थी कि राहुल के लिए इतने अच्छे लोग काम करने वाले हैं। अब यूजर्स न केवल स्टूडियो और राहुल के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड थे, बल्कि टीम के बाकी लोगों के बारे में भी सब लोग इंटरनेट पर सर्च कर रहे थे। ये स्टूडियो के मेंबर्स के लिए भी काफी नई चीज थी कि लोग उनके बारे में भी जानना चाह रहे थे और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ राहुल की वजह से ही हो पा रहा था। पलाश और राहुल को लगा था कि पब्लिसिटी करने में स्टूडियो को काफी पैसा खर्च करना पड़ सकता था, पर यूजर्स ने और उस ब्लॉग ने ऐसा जादू किया कि राहुल को स्टूडियो के बारे में कोई भी नई चीज पर पैसा खर्च नहीं करना पड़ा। सारी पब्लिसिटी बस बैठे बैठे ही हो रही थी। ऐसा हो पाना आज के टाइम पर आसान हो गया है, पर राहुल का नाम और ब्रांड सुनकर सब कुछ और भी ज्यादा आसान मालूम पड़ा। क्या राहुल का स्टूडियो आगे चलकर बहुत सक्सेसफुल होने वाला है? क्या राहुल को दर्शक हर वक्त पसंद करने वाले हैं? क्या उसे आगे नई नई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है? इस कहानी में क्या होगा आगे, जानने के लिए सुनते रहिए सुपरस्टार पापा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। राहुल के नया स्टूडियो खोलने की खबर इंटरनेट पर आग की तरह फैल गई थी। राहुल इस बात को अभी ज्यादा अहमियत नहीं दे रहा था। वो अपने ऑफिस में बैठा है और टेबल पर रखे एक नीले रंग के इनविटेशन को देख रहा है। उसके सामने वाली कुर्सी पर पलाश बैठा है, जो उसकी तरफ ही देख रहा है और इंतजार कर रहा है कि राहुल कुछ बोलेगा। दरअसल ये इनविटेशन है सिंड्रेला मूवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। कहा जा सकता है कि पलाश इन मूवीज को बनाने के लिए काफी जल्दी में है। राहुल से सिंड्रेला और स्नो वाइट की स्क्रिप्ट्स मिलने के बाद ही पलाश की कंपनी के फिल्म प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एनिमेशन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड वोकल म्यूजिक डिपार्टमेंट ने अपना काम बहुत तेजी से शुरू कर दिया है। सिंड्रेला की कहानी का फिल्म स्क्रिप्ट वर्जन महज 1 महीने में ही तैयार कर दिया गया है। वो तो इतना टाइम भी राहुल की वजह से हो गया था, क्योंकि वो हर चीज एकदम परफेक्ट चाह रहा था। नहीं तो पलाश इस काम को आधे महीने में ही खत्म करवा देता। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तारीख रखी गई थी 5 सितंबर, राहुल के स्टूडियो की ओपनिंग डेट के ठीक अगले दिन। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी जा रही थी
क्योंकि फिल्म का एनिमेशन वर्जन तैयार हो चुका था और उसका प्रमोशन अब जरूरी हो गया था। पूरी फिल्म तो बनकर तैयार थी, लेकिन एक आखिरी काम रह गया है, डबिंग। और उसके लिए पलाश चाहता था कि इस फिल्म की खबर फैलते ही इसकी डबिंग के लिए वो इंडस्ट्री के बड़े एक्टर्स को अप्रोच करे। देखो पलाश, मेरा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना नहीं बनता है। राहुल के ऐसा कहने पर पलाश चौंक गया, क्योंकि इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। व्हाट? ये क्या बकवास है राहुल? पलाश ने तल्खी से कहा। देखो, इसका टाइटल सॉन्ग हो या एंडिंग सॉन्ग हो, ये सब तुमको ही तैयार करना है। और यार, तुम तो इस फिल्म के वन ऑफ द क्रिएटर्स में से एक हो, तुम्हारा इससे लेना देना कैसे नहीं है? राहुल अभी भी चुप था। फिर राहुल धीरे से बोला, चलो तो अब हम इसके बारे में बात करते हैं। वो कुर्सी पर पीछे टिक कर आराम से बैठ गया। जब हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तब तुमने नहीं बताया था कि तुम मुझे इसका कितना पैसा देने वाले हो। पलाश समझ गया था कि राहुल क्या बोलना चाह रहा है। यार राहुल, तुम कितने ज्यादा शैतान हो। मैंने तुम्हें कॉपीराइट्स के टाइम 10 लाख रुपए दिए थे और इस फिल्म से जो भी प्रॉफिट होगा उसका 3% भी देने को कहा था। अब तुम बताओ और क्या चाहते हो तुम? देखो, ओपनिंग और एंडिंग सॉन्ग के लिए तुम मुझे 10-10 लाख रुपए दोगे और साथ ही साथ प्रॉफिट शेयर 50% करना होगा। राहुल ने अपनी बात रखी। 50%? पलाश हैरान था। वो गुस्से से उठ खड़ा हुआ। यार तुम कैसे हो राहुल? मैंने तुम्हें अपनी बेस्ट डील पहले से ही दे दी थी, अब तुम लालच कर रहे हो। फिर तुम गानों के लिए किसी और को ढूंढ सकते हो जो तुमसे प्रॉफिट में हिस्सा भी नहीं लेगा। राहुल मुस्कुरा रहा था। पलाश को समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए। आखिर उसे राहुल ने फंसा ही दिया था। तभी राहुल का फोन बज उठता है। मैं पहले फोन ले लेता हूँ। राहुल अपने फोन पर नाम पढ़ता है और उठाता है। जी महेश सर, कैसे हैं आप? भारतीय राइटर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने राहुल को कॉल किया। मिस्टर महेश बोलना शुरू करते हैं। राहुल, मैं तुमसे कल ही बात करना चाहता था, लेकिन मौका नहीं मिला तो सोचा अभी कॉल कर लूं। दरअसल बात यह है कि अगले महीने की 10 तारीख को नेशनल एक्सीलेंट चिल्ड्रंस लिटरेचर अवार्ड होने वाले हैं। ये हर 3 साल में होते हैं, तो इस साल तुम्हारी किताब सोना की गुड नाइट स्टोरी को भी इसमें नॉमिनेट किया गया है। तो क्या तुम अवार्ड में आना पसंद करोगे? पर सर, मैंने दुनिया के सामने अभी तक अपनी रियल आइडेंटिटी जाहिर नहीं की है। लेखक राहुल एक अलग ही इंसान है। अगर मैं गया तो सबको पता चल जाएगा कि मैं ही लेखक राहुल हूँ, इसीलिए मैं शायद नहीं आ सकता। राहुल ने बड़ी ही पोलाइटली जवाब दिया। चलो तो एक काम करते हैं, अगर तुम्हें अवार्ड मिला तो मैं ले लूंगा और फिर तुम मेरे घर आकर वो अवार्ड कभी भी कलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, वैसे एक और बात थी, मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे इस बात के लिए ब्लेम नहीं करोगे। महेश कुमार ने कहा। अरे क्या हुआ सर? ऐसा क्या हुआ है कि मैं आपको ब्लेम करूंगा? राहुल ने हैरान होकर पूछा। देखो, हुआ ये है कि तुमने जो मुझे सिंदबाद द सेलर का फर्स्ट ड्राफ्ट दिया था, तो कल मेरा एक दोस्त घर पर आया था और उसने मेरे लैपटॉप पर उसे पढ़ा। वो फैंटेसीज का दीवाना है। उसे वो इतनी अच्छी लगी कि वो मुझसे उसकी कॉपी लेकर गया है। राहुल सोच में पड़ गया और उसने मन ही मन सोचा, ऐसे कैसे ये मेरी लिखी कहानी की कॉपी किसी को दे सकते हैं? वो थोड़ा सोचता है और बोलता है, कोई बात नहीं सर, वैसे भी मैं अभी कुछ ही दिन में उसे इंटरनेट पर अपलोड करने का सोच रहा था, पर मैं आज ही कर देता हूँ। इंटरनेट पर अपलोड? महेश कुमार चौंक जाते हैं। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इसकी एक किताब छपवानी चाहिए? सर, ये एकदम नई कहानी है, इसमें सब अलग तरह की मिस्ट्रीज और फैंटेसीज हैं। मुझे नहीं पता कि ये चलेंगी या नहीं, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसे इंटरनेट पर ही अपलोड किया जाए। राहुल ने उन्हें समझाया। राहुल, तुम्हें खुद पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अगर मेरी बात मानो तो ऐसा मत करो। ये एक बहुत अच्छी कहानी है, महेश कुमार ने स्पष्ट कहा। ठीक है सर, मैं सोचता हूँ। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। जी बाय। वो फोन रख देते हैं। राहुल नजरें उठाकर पलाश की तरफ देखता है। पलाश भी उसे देखता रहता है। क्या? राहुल उससे पूछता है। कुछ नहीं, पलाश जवाब देता है। तो जाओ भाई, तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? राहुल ने कहा। हाँ हाँ, जा रहा हूँ। तुमने जो बॉम्ब फोड़ा है ना मुझ पर, उससे बाहर तो आ जाऊं, पलाश कहता है। राहुल हंसते हुए कहता है, जाओ जाओ, अपने कैबिन में जाओ और इसके बारे में सोचो। पलाश उसे हंसता देखकर मुस्कुराने लगता है और फिर वहां से निकल जाता है। उसके जाते ही राहुल महेश कुमार की बात पर सोचने लग जाता है। सोचकर वो और भी ज्यादा कंफर्म हो जाता है कि वो इस नॉवेल को इंटरनेट पर ही अपलोड करेगा। राहुल जाता है और कंप्यूटर ऑन करता है। वो इंटरनेट पर नॉवेल्स की साइट्स सर्च करने लगता है। सर्च इंजन पर सर्च करते ही राहुल के सामने सबसे पहले टीवी लॉजी की नॉवेल साइट आती है। यही प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा फेमस प्लेटफॉर्म है। टीवी लॉजी का नाम होने की वजह से सबसे ज्यादा रीडर्स इसी पर हैं। लेकिन राहुल इस पर अपना नॉवेल अपलोड नहीं कर सकता और ना ही वो करना चाहता है। वो और सर्च करता है,
तब उसे एक प्लेटफॉर्म मिलता है जिसका नाम है डिजिटल इंडियन नेटवर्क। राहुल उस साइट पर जाता है और जाकर देखता है। वो उसे अच्छी लगती है और वो डिसाइड करता है कि वो नॉवेल इसी साइट पर अपलोड करेगा। राहुल का इंटरनेट पर नॉवेल अपलोड करने का मकसद एकमात्र यही है कि वो चाहता है कि लोग उसके कुछ चैप्टर्स पढ़कर उसे फीडबैक दें कि उन्हें वो नॉवेल आगे पढ़ना है या नहीं। साइट ढूंढने के बाद राहुल उस पर अपना अकाउंट बनाता है। वो उस साइट पर अपना नाम लेखक राहुल रखना चाहता है, लेकिन वो जैसे ये नाम लिखता है तो इस नाम से पहले से ही किसी ने रजिस्टर कर रखा होता है। वो नाराज हो जाता है, लेकिन फिर वो दूसरा नाम सोचता है और लिखता है सोना वाला राहुल। ये नाम अवेलेबल होता है तो राहुल इसी नाम से अपने आप को रजिस्टर करता है। रजिस्टर करने के बाद वो अपना नॉवेल सिंदबाद द सेलर अपलोड करता है और अपलोड करते ही वो साइट उससे इस नॉवेल की शैली मतलब उसका जॉनरा सिलेक्ट करने को कहती है, लेकिन फैंटेसी का कोई ऑप्शन नहीं होता है, इसीलिए उसे जबरदस्ती मैथोलॉजी सिलेक्ट करना पड़ता है। राहुल सारी डिटेल्स भरकर नॉवेल अपलोड करता है। इस साइट पर नॉवेल अपलोड होने के बाद सीधे जनता के पास नहीं जाता है, वो सबसे पहले इस कंपनी के एडिटर्स के पास जाता है और एडिटर्स पहले खुद नॉवेल पढ़ते हैं। अगर उन्हें अच्छा लगता है तो फिर आगे जाकर जनता के लिए वो इसे अपलोड करते हैं, नहीं तो उसे होल्ड पर रख देते हैं। राहुल नॉवेल के 5 चैप्टर्स अपलोड करके एडिटर्स के रिव्यू के लिए छोड़ देता है। डिजिटल इंडियन नेटवर्क के हेडक्वार्टर्स की दूसरी मंजिल के एक ऑफिस में, जो कि एडिटर्स का ऑफिस है, पायल सोनी नाम के एडिटर इंचार्ज अपने कंप्यूटर के सामने बैठकर कुछ काम कर रही है। पायल को इस ऑफिस में अभी मात्र 2 महीने ही हुए हैं। वैसे तो वो एक इंटर्न है, लेकिन क्योंकि उसकी हिंदी भाषा पर अच्छी पकड़ है और उसने हिंदी साहित्य में ही पढ़ाई भी की है, इसीलिए उसे अभी एडिटर इंचार्ज की जिम्मेदारी भी दी गई है। यहाँ पर ये इंटर्नशिप का पीरियड 3 महीने का होता है। अगर आपने इन 3 महीनों में अच्छे से काम किया होता है तो आपकी जॉब परमानेंट हो जाती है, लेकिन अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है तो आपको 3 महीने बाद विदा कर दिया जाता है। इस महीने के अंत में पायल का भी 3 महीने का इंटर्नशिप पीरियड खत्म होने वाला है। पिछले 3 महीने में पायल की परफॉर्मेंस से कोई खुश नहीं है। एडिटर इन चीफ ने अभी से डिसाइड कर रखा है कि जैसे ही उसकी इंटर्नशिप खत्म होगी उसे निकाल दिया जाएगा, क्योंकि जब से पायल ने काम संभाला है तब से बहुत से लेखक साइट से नाराज हुए हैं और किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो गए हैं। एक तरह से कहा जा सकता है कि ये पायल का इस ऑफिस में आखिरी महीना है। पायल कंप्यूटर को देखते देखते खुद से बोलती है, दूसरों की गलती का ठीकरा मुझ पर थोपकर मुझे इस ऑफिस से निकाला जा रहा है। उसके पीछे खड़े एक लड़के ने कहा, पायल क्या बोल रही हो? मैंने सुना तुमने क्या बोला। अगर एडिटर इन चीफ ये सुन लेते तो तुम्हें अभी निकाल देते। पायल ने पलट कर देखा। वो केशव था, एक यंग लड़का जिसने एक सफेद रंग की टी शर्ट और ब्लू जीन्स पहन रखी थी और जिसने अपनी आंखों पर चश्मा चढ़ा रखा था। केशव भी एक इंटर्न ही है जो कि पायल के साथ ही इस कंपनी में ज्वाइन हुआ था, लेकिन इसका परफॉर्मेंस पायल से कई गुना बेहतर था। इसके राइटर्स जो इसके कांटेक्ट में थे वो बहुत खुश थे और उन्होंने अभी तक ये प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ा था। कोई बात नहीं, कल निकालते हैं तो आज निकालते हैं, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, पायल गुस्से में लाल होकर कहती है। केशव हंसने लगता है, सच में? देख, मेरा तो क्या है कि मैं तो यहाँ का आज तक का बेस्ट इंटर्न हूँ। उसके चेहरे पर घमंड साफ दिख रहा था। वैसे इस बारे में क्या ख्याल है कि क्यों ना तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, फिर मैं शायद तुम्हारी सिफारिश कर दूं और तुम्हें यहाँ रोक लिया जाए। केशव, पायल मुस्कुराते हुए कहती है, क्या तुमने कभी अपनी शक्ल देखी है आईने में? अच्छा, आपको हाजिर जवाबी भी आती है? केशव फिर से हंसने लगा। ये जो तुम्हारा घमंड है ना, ये ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला, समझे तुम? पायल गुस्से से लाल है। एक दिन आएगा जब कहीं तुम मुझसे काम की भीख मांग रहे होगे और तब मैं तुम्हें बताऊंगी कि किसी को हैरेस करना क्या होता है। अच्छा, सोच लो, ये ऑफर तुम्हारे लिए लंबे टाइम तक ओपन है, तुम अपना टाइम लो और सोच लो। केशव भी मुस्कुराते हुए बोला, भूल जाओ। पायल बहुत ज्यादा गुस्से में है। वो भले ही कमजोर है लेकिन वो बिकाऊ नहीं है। सही हो तुम, केशव हंसता है। वैसे मुझे अभी एडिटर इन चीफ ने लंच पर इनवाइट किया है, एक बड़े लंच पर। क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? निकल जाओ यहाँ से। पायल अब और सहन नहीं कर सकती थी। केशव जोर से हंसा और वहां से निकल गया। पायल ने जैसे तैसे अपने आप को संभाला। दोपहर के 2 बज चुके थे। पायल का अभी काम करने का मन नहीं था। भूख तो उसे भी लगी थी। अगर वो चाहती तो बाहर जाकर सबके साथ लंच कर सकती थी, लेकिन अभी वो इस रूम में रहना ही पसंद करती है। वो अपना फोन उठाती है और खाना ऑर्डर करने के लिए एक ऐप खोलती है। तभी अचानक उसके कंप्यूटर पर
एक नोटिफिकेशन आता है। वो उस नोटिफिकेशन को देखती है। ये एक नए नॉवेल के अपलोड होने का नोटिफिकेशन है। वैसे तो आमतौर पर पायल नॉवेल देखने के लिए थोड़ा टाइम लेती है, पर अभी न जाने क्यों उसने वो नॉवेल खोल लिया और वो उसे पढ़ने लगी। गिरने के भय से सिंदबाद ने उस पक्षी के पैर को जोर से पकड़ लिया और उड़ने लगा। पक्षी उसे हीरों की घाटी में ले गया, जिसकी कथा उसने नाविकों से सुन रखी थी। वहां पर ढेरों सांप उन हीरों की रक्षा करते थे। चमकती घाटी को देखकर सिंदबाद के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। बहुत जल्दी से उसने अपनी जेबों में हीरे भर लिए। उसने बीच के एक पेज को खोलकर उसे पढ़ा था। वो उसे पढ़कर एकदम से उसमें गुम हो गई। फिर उसने सबसे पहले पेज पर जाकर देखा। उस पर लिखा था सिंदबाद द सेलर, लेखक सोनावाला राहुल। बस फिर क्या था, उसने शुरू से पढ़ना शुरू कर दिया। एक बार की बात है, एक गांव में सिंदबाद नाम का एक बहुत ही गरीब लड़का रहता था। वो काम की तलाश में इधर उधर घूमता रहता था। एक बार धन कमाने के लिए वो नाविकों के साथ समुद्री जहाज पर चला गया, लेकिन उसके दुर्भाग्यवश उसी दिन समुद्र में जोरों का तूफान आ गया और जहाज डूब गया। क्या राहुल का ये नॉवेल पायल की जिंदगी में भी कोई बदलाव लाएगा? क्या ये नॉवेल इंटरनेट पर धूम मचा पाएगा? क्या पायल इसे पास करेगी? इस कहानी में क्या होगा आगे, जानने के लिए सुनते रहिए सुपरस्टार पापा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है तो ये शायद उसके लिए नीचे से ऊपर तक जाने का एक मौका हो सकता है। इसकी वजह से उसके करियर में हेल्प हो सकती है। इसीलिए उसे किसी न किसी तरह से लेखक राहुल से कांटेक्ट करना ही होगा। वहीं अपने ऑफिस में राहुल ने बड़ी उम्मीद के साथ डिजिटल इंडिया नेटवर्क में अपने नॉवेल पर आए कमेंट्स को देखने के लिए नॉवेल का पेज खोला। उसके क्लिक के नंबर, रिकमेंडेशंस, कलेक्शन और साथ ही साथ कमेंट्स की संख्या को देखकर राहुल दंग रह गया। अभी से अपलोड किए हुए सिर्फ 1 ही घंटा हुआ है। आज तक डिजिटल इंडिया नेटवर्क पर या पूरे लिटरेचर प्लेटफॉर्म्स में से किसी पर भी नॉवेल के डाटा में इस तरह से बदलाव नहीं हुए हैं। जैसे ही राहुल सिंदबाद द सेलर के मेन इंटरफेस पर क्लिक करके नीचे दिए गए कमेंट्स को देखने लगा था, तभी अचानक उसकी नजर उसके प्रोफाइल पर आए एक नोटिफिकेशन पर पड़ी। राहुल ने उस पर क्लिक किया तो उसने देखा कि वो एक मैसेज का साइन है। उसने उस पर क्लिक किया तो देखा कि मैसेज की हेडलाइन है सिंदबाद द सेलर को साइन किया जाता है और नीचे मैसेज में लिखा था कांग्रेचुलेशंस, सिंदबाद द सेलर कॉन्ट्रैक्ट में आने तक पहुंच गया है। ये मैसेज एडिटर पायल ने भेजा है, प्लीज एडिटर से जल्द संपर्क करें। राहुल ने बैकग्राउंड में नजर आ रहे इंफॉर्मेशन भेजने के समय को देखा, 12:20। दूसरे शब्दों में राहुल के इसे अपलोड किए जाने के कुछ ही समय बाद सिंदबाद द सेलर को पायल ने अप्रूव कर दिया था। राहुल ने अपना मोबाइल फोन निकाला तो उसने देखा कि उसे एक फ्रेंड एप्लीकेशन पर एक नई फ्रेंड रिक्वेस्ट का नोटिफिकेशन आया हुआ था और वो डिजिटल इंडियन नेटवर्क की एडिटर पायल का ही था। वाह, ये पायल तो सच में कांटेक्ट करना चाहती है। फ्रेंड रिक्वेस्ट को देखकर राहुल को हंसी आ गई। उसने एक्सेप्ट करने के लिए उस पर क्लिक किया और फिर राहुल ने चैट करने के लिए उसके मैसेंजर पर हेलो लिखा। मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं हुए थे कि राहुल को सीधे मैसेंजर पर पायल का कॉल आने लग जाता है। राहुल वो कॉल उठाता है। फोन से एक लड़की की आवाज आती है, हेलो, मैं डिजिटल इंडियन नेटवर्क से पायल बात कर रही हूँ। क्या आप मिस्टर राहुल हैं जो नॉवेल सिंदबाद द सेलर के राइटर हैं? राहुल ने धीरे से जवाब दिया, जी हाँ, मैं ही हूँ। जब उसे पॉजिटिव आंसर मिला तो पायल एक्साइटेड हो गई और जल्दी से बोली, लेखक राहुल, सिंदबाद द सेलर जो आपने पब्लिश किया है वो बहुत अच्छा है। इसमें न केवल अद्भुत कहानी है बल्कि नॉवेल का सब्जेक्ट, इमेज और कहानी काफी आकर्षक हैं। ये कहा जा सकता है कि इसमें एक नॉवेल की नई शैली बनने का मादा है। थैंक यू। राहुल भी कुछ हैरान था। उसने सोचा था कि कम से कम 20 चैप्टर्स के बाद ही वो रिजल्ट को देख पाएगा, लेकिन उसे 5 चैप्टर्स के बाद ही इतना अच्छा रिजल्ट मिलने की उम्मीद नहीं थी। और पायल से तो ये साफ साफ पता किया जा सकता है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कितनी एक्साइटेड है। तभी एक आह के साथ पायल ने कहा, मिस्टर लेखक राहुल, दरअसल मैं आपसे सिंदबाद द सेलर का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बारे में बात करना चाहती हूँ। अच्छा जी, पर कैसे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना है? राहुल सच में इंटरनेट के लिटरेचर के कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर करने के लिए उत्सुक है। वैसे तो इसके पहले बहुत से राइटर्स और रीडर्स ने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स की इंटरनेट पर धोखाधड़ी की शिकायतें की हैं। इंटरनेट पर ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स मौजूद हैं जिसमें कंपनी ने राइटर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स के नाम पर धोखाधड़ी की है, लेकिन राहुल उन सब बातों को नहीं मानता है। आखिर सुना हुआ झूठा होता है और देखा हुआ सच। पायल ने ईमानदारी से सरल भाषा में समझाया।
हमारी वेबसाइट में काम करने के 3 तरीके हैं, एक्सक्लूसिव, ऑन साइट एंड कॉपरेशन। अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर करते हैं तो हमारी वेबसाइट में 3 मोड हैं, शेयर, बाय आउट और गारंटेड शेयर। इनमें अंतर यह है कि आप कॉपीराइट अपने पास रखते हैं या उसे हमें बेचते हैं। आपके प्रेजेंट कामों के डाटा के आधार पर मेरा सजेशन है कि आप एक्सक्लूसिव मोड सेलेक्ट करें और शेयर वाले कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर करें। पायल ने उसे आराम से समझाया। आपका मतलब है कि मैं आपको नॉवेल का कॉपीराइट देता हूं, लेकिन उसके बाद भी कॉपीराइट मेरे ही हाथों में है, और अगर कोई कॉपीराइट बेचा जाता है तो आप मुझसे प्रमोशन फीस का एक हिस्सा लेंगे, राइट? राहुल जल्द ही समझ गया। अगर ऐसा है तो मैं कॉपीराइट अपने पास ही क्यों ना रखूं और कॉपरेटिव मोड को सिलेक्ट कर लूं। लेकिन पायल थोड़ा परेशान है। अगर आप सिर्फ कॉपरेटिव मोड चुनते हैं तो सिंदबाद द सेलर की सेल्स वेबसाइट से ऑर्गेनाइज नहीं की जाएगी और वेबसाइट किसी भी पब्लिशिंग हाउस को आपके काम की सिफारिश नहीं करेगी। आपको जो मिलेगा वो सिर्फ पाठकों की तारीफें होंगी, जो बड़ी मात्रा में रेवेन्यू खोने के बराबर है। प्रेजेंट में इंडिया में इंटरनेट नॉवेल एरा अभी उतना बड़ा नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कॉपीराइट सेल्स को छोड़कर इंटरनेट नॉवेल से प्रॉफिट कमाने के सभी तरीके काफी मुश्किल हैं। हालांकि उन्हें पब्लिश करना आसान है। कुछ नॉवेल्स को फनी एडेप्शन, प्ले एडेप्शन और फिल्म एडेप्शन आदि का मौका मिल सकता है। वर्तमान ऑनलाइन नॉवेल्स में से कम 99% केवल इंटरनेट पर ही अपलोड किए गए हैं, ये पब्लिश नहीं हुए हैं। यहाँ तक कि कुछ पुराने ट्रेडिशनल नॉवेल्स भी पब्लिश होने से काफी दूर हैं। इसीलिए पायल को लगता है कि उसे सिंदबाद द सेलर के कॉपीराइट को अपने हाथ में करना होगा और फिर उसे कंपनी में बने रहने के लिए डिजिटल इंडियन नेटवर्क को देना होगा। अगर ये सक्सेस होता है तो कंपनी को केवल राहुल को एक निश्चित कॉपीराइट फीस देनी होगी, बस। देखिए, मैं आपको साफ साफ कह दूं कि मैं लेखक राहुल हूं, जिसने सोना की गुड नाइट स्टोरी लिखी थी। मुझे नहीं लगता कि मैं आपको कॉपीराइट दे पाऊंगा, और वैसे भी मुझे इंटरनेट की कोई जरूरत नहीं है। अगर मुझे कभी लगा तो मैं इसे सीधे ही पब्लिशिंग हाउस को बेच दूंगा। क्या राहुल नॉवेल को पब्लिश करने के लिए एक पब्लिशिंग हाउस ढूंढ पाएगा? क्या राहुल का नॉवेल हिट हो पाएगा? और क्या पायल उसकी हेल्प करेगी? इस कहानी में क्या होगा आगे, जानने के लिए सुनते रहिए सुपरस्टार पापा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। राहुल ने इलेक्ट्रॉनिक कॉपीराइट के फायदों के बारे में सोचा और महसूस किया कि इन पैसों को उसे छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं इसका 50% रखूंगा और मैं आपको केवल इलेक्ट्रॉनिक कॉपीराइट ही दे सकता हूं, राहुल ने कहा। 50%? यह शेयर रेशो अभी इस प्लेटफॉर्म के लिए लिख रहे टॉप राइटर से भी बहुत ज्यादा है। अच्छा, पायल सोच में पड़ गई थी। अगर ये कोई और होता तो पायल मोल भाव कर सकती थी, लेकिन राहुल अलग है। ये एक वो राइटर है जिसकी परियों की कहानियों की करोड़ों किताबें टेरा की इस दुनिया में बिकी हैं। राहुल ने अगर सोच लिया है कि वो अपने इस नॉवेल को पब्लिश करवाएगा तो वो जरूर करवा लेगा, क्योंकि अभी उसके सितारे आसमान पर हैं और पब्लिशर उसकी किताब के लिए एक टांग पर खड़े हो जाएंगे। पायल की राय में भी कुछ महान लोगों को छोड़कर साहित्य जगत में बहुत कम लोग हैं जो इस तरह का लिख सकते हैं, लेकिन वो खुद इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकते थे। मिस्टर राहुल, मैं तो अभी सिर्फ एक इंटर्न हूं, मैं अभी आपको कुछ कमिट नहीं कर सकती। थोड़ी देर के बाद पायल ने सोच कर कहा, लेकिन मैं एडिटर इन चीफ को बता सकती हूँ कि आपकी क्या डिमांड्स हैं। मुझे उम्मीद है कि वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट जरूर साइन कर लेंगे। ठीक है, मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। राहुल ने सर हिलाया और फोन रख दिया। पायल बेहद खुश है। दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली परी की कहानियों के लेखक के साथ बात करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, खासकर जब उसे पता चला कि परी कथा का लेखक ऐसी मिस्ट्री से भरपूर कहानियां भी लिख सकता है, तो उसके एक्साइटमेंट को रोकना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया। इससे यह पता चलता है कि ये राइटर सच में काफी काबिल है। उसने घड़ी देखी, लगभग 2:30 बज रहे थे और अभी भी लंच टाइम ही चल रहा था। ऑफिस में सभी कलीग्स या तो डेस्क पर ऊँग रहे हैं या स्नैक्स खाते हुए वीडियो देख रहे हैं, या 2-3 लोग एक साथ मिलकर बैठे हैं और गपशप कर रहे हैं। बाकी बचे लोग लंच में बिजी हैं। एडिटर इन चीफ भी अपने ऑफिस में मौजूद है। पायल इस बारे में सोच रही थी कि एडिटर इन चीफ से कैसे बात की जाए। तभी केशव की आवाज सुनाई दी, चलो मैं तुम्हें पनीर के साथ नान खिलाता हूँ, टेस्ट करो। ये कहते हुए केशव ने अपने हाथ में रखा हुआ लंच बॉक्स उसके सामने कर दिया। इसे दूर ले जाओ। पायल का चेहरा बहुत शांत है। मुझे नहीं खाना। अरे अरे, खाने पर गुस्सा नहीं निकालते पायल। केशव ने लंच बॉक्स को पायल के डेस्क पर रख दिया। वो ऑफिस एरिया में लगे टेम्पर्ड ग्लास पर झुक गया और उसने कहा, वैसे तुम अब भी मुझसे नाराज हो? नाराज?
पायल ने अपना मुंह मोड़ लिया। वो खड़ी हो गई और उसने कहा, तुम मेरे गुस्से के लायक भी नहीं हो, प्लीज रास्ते से हट जाओ, मैं एडिटर इन चीफ के पास जा रही हूँ। अरे वाह, पर तुम चीफ एडिटर के पास जाकर क्या करोगी? केशव एक पल के लिए हैरान रह गया, फिर बोला, पायल, अभी भी तुम्हारी 3 महीने की इंटर्नशिप खत्म होने में कुछ दिन बाकी हैं। तुम आज अभी रिजाइन देने के लिए चीफ एडिटर के पास नहीं जाओगे, तुम्हें मेरी कसम है, समझी? फिर वो जोर जोर से हंसने लगा। ऑफिस का हॉल बहुत शांत था, लेकिन केशव की हंसी की आवाज ऑफिस में गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठी। केशव, तुम पागल हो? दिमाग खराब हो गया है क्या? डिजिटल इंडियन नेटवर्क में कोई कंपनी स्टाफ प्रोविजन के अनुसार एक दूसरे से प्यार में नहीं पड़ सकता है। पायल रंग की साफ, सुंदर, नेक दिल है, लेकिन समाज में कदम रखते ही कुछ लोग ऐसी मासूम लड़कियों का पीछा करते हैं। हालांकि ऐसी लड़की किसे पसंद नहीं होगी। कंपनी के स्टाफ में सभी जानते हैं कि केशव पायल का पीछा कर रहा है, लेकिन उनमें से कोई भी केशव के बारे में पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि केशव बहुत ही ज्यादा दिलफेंक इंसान है, और तो और वो तो ईमानदार भी नहीं है, इसीलिए वो किसी से भी मेल नहीं खाता है। अगर सच में कहें तो केशव केवल एक अजीब इंसान की तरह माना जा सकता है, और साथ ही पीछा करने वाला इंसान भी। इसीलिए पायल और केशव अक्सर कंपनी में हमेशा लड़ते झगड़ते नजर आया करते हैं। सॉरी। केशव चेहरे पर मुस्कान के साथ बार बार पायल से माफी मांग रहा है। तुम होश में तो हो ना? क्या तुम मेरे रास्ते से हट सकते हो? पायल का चेहरा थोड़ा लाल है और ये केशव को अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, मैं रास्ते से हट जाऊंगा, केशव ने नाराज होते हुए कहा। वो एक बेशर्म इंसान है। उसने लगभग 3 महीने तक कोशिश की, लेकिन पायल को पाने में असफल रहा, और वो अभी इस बात पर थोड़ा नाराज है। पायल सीधे जनरल ऑफिस के सामने से चीफ एडिटर के ऑफिस में चली गई। उसने डोर पर नॉक किया। अंदर आए। दरवाजे पर दस्तक सुनकर अंदर से आवाज आई। पायल ने दरवाजे को धक्का दिया और अंदर चली गई। देखो, ये सिर्फ 3 महीने एडिटर इंटर्नशिप के लिए कंपनी में आई थी, और इस समय चीफ एडिटर के ऑफिस में गई है इस्तीफा देने। बाहर खड़े बाकी ऑफिस के लोग बातें करने लगे। केशव ने कहा, क्या वो इस्तीफा देने जा रही है? अगर वो इस्तीफा नहीं भी देती है तो उसको वैसे भी इंटर्नशिप खत्म होने के 2 दिनों बाद बर्खास्त कर दिया जाएगा, ताकि वो इज्जत से जा सके। दूसरा कॉफी पीते पीते बोला, परफॉर्मेंस बहुत खराब है इसका, यहां तक कि चीफ एडिटर तो इससे सख्त नफरत करते हैं। इन इंटर्न एडिटर्स में से केशव का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा है, जबकि पायल का परफॉर्मेंस सबसे खराब है। अगर कोई चमत्कार नहीं होता है तो पायल की नौकरी जाना लगभग तय है। पायल बाहर खड़े कलीग्स के कमेंट्स और तानों के बारे में नहीं जानती है। इस समय पायल एडिटर इन चीफ के सामने खड़ी है। वो थोड़ा घबराई हुई है। पायल एक 25 साल की लड़की है। वो बहुत सुंदर है, साथ ही उसमें भरपूर बुद्धि भी है। वो मैच्योरिटी अट्रैक्शन से भरी है। पायल, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? घबराई हुई लड़की को सामने देखकर एडिटर इन चीफ के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। पायल ने जब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और नौकरी की तलाश में सोसाइटी में एंट्री ली, तो वो बिल्कुल फ्रेशर थी। वो न जाने कितनी बार मुश्किलों से टकराई और समाज में उसने कितना कुछ झेला, लेकिन सिस्टम है। आपके खराब परफॉर्मेंस के बारे में यही कहा जा सकता है कि आपने जरूरत के हिसाब से मेहनत नहीं की है। बड़े होने के प्रोसेस में आपको इन सभी चीजों को झेलना ही पड़ता है। पायल ने अनुभव किया है, तो वो जानती है कि इसे ही तो ग्रोथ कहते हैं। हाँ, पायल ने घबराहट से अपनी हथेली को रगड़ा और कहा, मैंने लगभग 12 बजे एक नॉवेल को अप्रूव किया था, जिसके राइटर राहुल हैं। सोना। पायल आगे बोलने ही वाली थी कि वो एडिटर इन चीफ उठ खड़ा हुआ और उसने पूछा, पायल, कौन सा नॉवेल? पायल बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। राहुल कोई छोटा मोटा राइटर नहीं है। वो भारत और यहाँ तक कि दुनिया में परियों की कहानियों की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब सोना की गुड नाइट स्टोरीज का राइटर है। इस तरह के ट्रेडिशनल राइटर ने भी ऑनलाइन नॉवेल लिखा है। इस पर कौन ही विश्वास कर सकता है? जी सर, उस नॉवेल का नाम सिंदबाद द सेलर है। सर, मैंने उसके राइटर राहुल से बात की है। आप चाहें तो हम सीधे राहुल से कांटेक्ट कर सकते हैं। एडिटर इन चीफ ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन सीधे वेबसाइट पर लॉगिन किया और सिंदबाद द सेलर सर्च किया। उसने देखने के लिए इंटरफेस पर क्लिक किया और देखा कि नॉवेल के नीचे 1 लाख से ज्यादा क्लिक्स हैं, 30,000 से ज्यादा रिकमेंडेशंस हैं और 40,000 से ज्यादा कमेंट्स और उसके रीप्लेस हैं। इसे अपलोड हुए अभी करीब 2 घंटे ही हुए हैं। ये एक अविश्वसनीय डेटा है। एडिटर इन चीफ ने सिंदबाद द सेलर के चैप्टर्स पर क्लिक करने की जल्दी नहीं की, लेकिन कमेंट्स को पढ़ने के लिए माउस को नीचे खींच लिया। हर एडिटर का नॉवेल की प्रसिद्धि देखने का अपना एक तरीका होता है,
और इस एडिटर इन चीफ की आदत है कि पहले नॉवेल के निचले भाग में लिखे गए लोगों के कमेंट्स को पढ़ना और फिर चैप्टर्स को पढ़ना। पूरे 20 मिनट के बाद एडिटर इन चीफ ने ऊपर की ओर देखा। पायल साफ देख सकती थी कि चश्मे के पीछे से उसकी आंखें चमक रही थीं। पायल, क्या इस राइटर ने कॉन्ट्रैक्ट के लिए हाँ कर दी है? एडिटर ने पूछा। पायल ये बात सुनकर मुस्कुराने लगती है। मैं इस राइटर से कॉन्ट्रैक्ट साइन कराना चाहती हूँ, लेकिन राहुल ने मुझे बताया कि वो हमें केवल इलेक्ट्रॉनिक कॉपीराइट के लिए ऑथराइज करेंगे और उन्होंने 50% प्रॉफिट शेयर पर सिग्नेचर करने को कहा है, लेकिन मेरे पास अथॉरिटी नहीं है, इसीलिए। पायल ने धीमी आवाज में बोलना शुरू किया। पायल की बात खत्म नहीं हुई थी कि तभी चीफ एडिटर ने कहा, वो जो भी शर्तें रखता है तुम मान लेना, मैं तुम्हें ये अधिकार देता हूँ, तुम बस किसी भी तरह उसे हमारी वेबसाइट पर बनाए रखो। पायल समझ गई थी कि एडिटर इन चीफ को राहुल की लिखी नॉवेल पसंद आ चुकी है। जी सर, बिल्कुल। पायल बहुत खुश है। चीफ एडिटर ने इसकी परमिशन दे दी है, इसका मतलब ये है कि वो राजी हो गए हैं। आगे बढ़ो, एडिटर इन चीफ ने कहा। वैसे इस मामले में तुमने अच्छा काम किया है। जब तुम्हारी इंटर्नशिप खत्म होने वाली हो तो मुझे बताना, मैं जरूर तुम्हारी सिफारिश करके तुम्हें परमानेंट करने की बात करूंगा। गुड जॉब। एडिटर की बात सुनकर पायल का दिल खुशी से झूमने लगा। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, जी सर, मैं अभी बाहर जाकर सबसे पहले लेखक राहुल को मैसेज करती हूँ। ये बोलकर पायल चीफ के ऑफिस से बाहर निकल गई। न्यू मीडिया आर्टिस्ट कंपनी की बिल्डिंग में राहुल कंप्यूटर के सामने बैठा है और वो नॉवेल रिव्यू एरिया में कमेंट्स देख रहा है। कमेंट्स की माने तो सिंदबाद द सेलर बहुत फेमस हो चुका है। देश ही नहीं, लोग विदेश में भी इसे पढ़ रहे हैं। कम से कम इस प्लेटफॉर्म के नॉवेल रीडर्स को तो सिंदबाद द सेलर बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। ठीक इसी समय राहुल के फोन की घंटी बजती है। ये पायल का वॉइस मैसेज है। राहुल, हमारे चीफ एडिटर आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस पर राजी हो गए हैं। पायल की आवाज थोड़ी उत्साहित है। मैं आपको जल्दी ही कॉन्ट्रैक्ट भेजना चाहती हूँ। क्या आप प्लीज मुझे अपना ईमेल आईडी देंगे? ठीक है, मेरा ईमेल है। राहुल ने सीधे पायल के मैसेज का जवाब दिया। जल्द ही पायल ने जवाब दिया, राहुल, मैंने आपके ईमेल पर कॉन्ट्रैक्ट भेज दिया है, प्लीज देखें कि कॉन्ट्रैक्ट में कोई समस्या है या नहीं। राहुल मेल बॉक्स में गया। उसने कॉन्ट्रैक्ट को डाउनलोड किया और हर एक शब्द को चेक किया। अपने पिछले जन्म में एक मीडिया कंपनी के एक सीनियर मेंबर के रूप में राहुल का कॉन्ट्रैक्ट से बहुत पुराना लेना देना था, इसीलिए उसने इलेक्ट्रॉनिक कॉपीराइट कॉन्ट्रैक्ट को तुरंत पढ़ लिया। इसके बारे में सोचने के बाद राहुल ने पायल को जवाब दिया, मैंने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन सिग्नेचर करने की जगह मैं अपने असली नाम का यूज करना चाहता हूँ। मैं अपना पेन नेम यूज नहीं करना चाहता हूँ। इस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी कई जगह हैं जहां राहुल को अपने असली नाम से सिग्नेचर करने की जरूरत है। अगर वो असली नाम से सिग्नेचर करता है तो ये जनता के सामने आ जाएगा कि लेखक राहुल और गायक राहुल एक ही आदमी है। अब ये सीक्रेट सामने आने का समय नहीं है। राहुल का अपने असली नाम पर सिग्नेचर करने का इरादा नहीं है, लेकिन अभी उसकी मजबूरी है, क्योंकि असली नाम से साइन ना किया गया हो तो वो लॉ के हिसाब से मान्य नहीं होगा। क्या लेखक राहुल आपका असली नाम नहीं है? पायल ऐसा महसूस कर रही थी कि उसे कोई बड़ा राज पता है। नहीं, राहुल ने जवाब दिया। क्या तुम इससे सहमत हो? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा आप कहें, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा नाम सीक्रेट ही रहे। राहुल ने पायल से अपनी बात जाहिर की। हाँ हाँ, आप चिंता मत करो, मैं इसे सीक्रेट रखूंगी, पायल ने कहा। थैंक्स, राहुल ने जवाब दिया और कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर करना शुरू कर दिया। जल्द ही दोनों पक्षों ने कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर किया और कॉन्ट्रैक्ट तय होने के साथ पायल का नर्वस मूड शांत हो गया। पायल के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। उसके विचार में राहुल उसके लिए एक फरिश्ता है। न केवल उसने उसके एडिटिंग करियर को बचाया है, बल्कि केशव को भी करारा जवाब दिया है। अब वो इस बात का बेसब्री से इंतजार कर रही है कि जब केशव को इसके बारे में पता चलेगा तो क्या वो गुस्से में लाल नहीं हो जाएगा। राहुल के नॉवेल अपलोड करने से उसे कितना फायदा मिलेगा? क्या सबको ये पता चलेगा कि राहुल ही असली लेखक है? आखिर कब तक राहुल का सच लोगों से छिप पाएगा? इस कहानी में क्या होगा आगे, जानने के लिए सुनते रहिए सुपरस्टार पापा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अगले दिन दोपहर में सिंदबाद द सेलर इंटरनेट पर छाने लगे। पहले तो सभी, चाहे डिजिटल इंडियन नेटवर्क, टीवी लॉजी या कोई और भी नेटवर्क हो, सब एक ही तरह से काम करते थे। जैसे जैसे सिंदबाद द सेलर हर जगह छाने लगी, वैसे वैसे लोगों को इसको जानने में और मजा आने लगा। सिंदबाद द सेलर में जिस तरह का फैंटेसी वर्ड है, वैसा आज तक किसी भी किताब में नहीं मिला है। इस किताब के अभी तक बस 5 ही चैप्टर्स हैं, फिर भी लोग इसमें काफी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं।
आज तक कोई भी वैसा लिख ही नहीं पाया जिस तरह से इसको लिखा गया है। इतना सारा ज्ञान, इतनी सारी समझ, जानकारी, सब सोच में पड़ गए थे कि ये सब आइडिया आया कैसे और कितना ज्यादा पावरफुल दिमाग है। आज तक जो कुछ भी लिखा गया है उससे सिंदबाद द सेलर का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। सबके मन में कई सारे सवाल उठने लगे थे। सबको जानना था कि सिंदबाद द सेलर के पीछे की सच्चाई क्या है। सबको जानना था कि जो कुछ भी लिखा गया है वो कहाँ तक और कितना सच था, उसके पीछे की प्रेरणा क्या है। सबको बहुत क्यूरियोसिटी थी कि ऐसी मजेदार कहानी कोई कैसे लिख सकता है। सबकी इस नॉवेल को लेकर अलग अलग बातें चल रही थीं। ज्यादा जरूरी ये था कि इसके बारे में बातें चल रही थीं। कई लोगों के हिसाब से इस बुक ने फैंटेसी के लिए इंटरेस्ट जगा दिया था और कई लोगों के हिसाब से अभी भी इस पर पूरी तरह से भरोसा कर पाना मुश्किल था। कई लोगों ने इस किताब के बारे में टिप्पणी दी थी। कुछ लोगों के हिसाब से सिंदबाद द सेलर जैसा दिमाग खोलने वाला लेखन आज तक लिखा ही नहीं गया था। लोगों की टिप्पणियों में से कुछ टिप्पणियां ये भी थीं, ये किताब रेयर ऑफ द रेयर है, क्लासिक है ये किताब, वेस्टर्न कल्चर सब बेकार है, अपना ट्रेडिशन बहुत ही अच्छा और बहुत ही बड़ा है। ऐसा लगता है कि अच्छी किताबों की कमी है। जल्दी से जल्दी मौका निकालिए और इस किताब को पढ़िए। कई फेमस राइटर्स ने भी टिप्पणी की। हम जैसे राइटर्स को लिखने के लिए एक नई राह मिल गई है। जितने लोग पढ़ने में रुचि रखते हैं सब ने सिंदबाद द सेलर की बस तारीफ ही की है कि ये एक ऐसी किताब है जो कि समझने और पढ़ने में आसान है। ये बच्चों को भी समझ आ जाए इतनी आसान थी। एक बार पढ़ना शुरू करो तो इंटरेस्ट बनता ही जाता है। कुछ ट्रेडिशनल राइटर्स ऐसे भी थे जिन्होंने इस किताब की काफ़ी निंदा की, पर उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा क्योंकि सिंदबाद द सेलर पूरे इंटरनेट और दुनिया में धूम मचा रही थी और अपना नाम कमा रही थी। राहुल अभी भी अपनी जिंदगी में काफ़ी बिजी था। उसके पास करने के लिए बहुत कुछ था। उसका स्टूडियो, उसकी कंपनी, उसकी कम्युनिटी, इंटरनेट पर बार बार चेक करना और फिर स्टूडियो की रिबन कटिंग एंड ओपनिंग भी तो थी। सब कुछ वही देख रहा था और संभाल रहा था। इतने सब में भी वो हफ्ते में 2 बार सिंदबाद द सेलर को अपडेट करता। आज राहुल सुबह जल्दी जल्दी उठा, मिली से मिला और पलाश को उठाया और जल्दी से स्टूडियो के लिए निकल गया क्योंकि आज लव स्टूडियो की रिबन कटिंग एंड ओपनिंग है। आज स्टूडियो की ओपनिंग है, इस वजह से राहुल और पलाश को जल्दी जाना था। स्टूडियो की ओपनिंग के लिए राहुल ने न केवल अपने दोस्त और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के जाने पहचाने लोगों को बुलाया था, बल्कि उन लोगों को भी बुलाया था जो कि कई अच्छी कंपनीज के बॉसेस हैं, बिजनेसमैन, बिल्डर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, आर्टिस्ट। पलाश ने ध्यान रखा था कि कोई भी जरूरी इंसान इतने बड़े दिन पर आने से ना छूटे। ये भी एक बड़ा रीजन था कि वो दोनों स्टूडियो सुबह जल्दी पहुंच गए थे ताकि एक बार खुद नजर मार लें कि किसी भी चीज में कोई कमी तो नहीं है। रिबन कटिंग वेन्यू उधर ही था जहां पर लव स्टूडियो था। सारी तैयारी काफी सोच समझ के की गई थी। काफी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स, क्रिस्टल बॉल स्टूडियो के एंट्रेंस पर ही लगा दिए गए थे। आसपास की जगह खाली हो गई थी। केवल स्टूडियो के अंदर और बाहर काफी चहल पहल थी। सारी सजावट और स्वागत करने का इंतजाम राहुल और पलाश ने मिलकर बहुत अच्छे से संभाला था। खाने पीने की व्यवस्था भी काफी अच्छी थी। 2 बड़ी बड़ी टेबल्स एंट्रेंस के कॉर्नर पर थीं, जहां हर तरह का खाना पीना मौजूद था। साथ ही साथ बैठने के लिए टेबल्स और चेयर्स की भी व्यवस्था थी। सारे कैमरामैन, रिपोर्टर्स और जर्नलिस्ट के लिए भी स्टेज के सामने बीचों बीच जगह बनाई गई थी। धीरे धीरे लोगों ने आना भी शुरू कर दिया था। लोगों को आते देख राहुल और पलाश ने सबसे जाकर मिलना शुरू किया और वो लोगों की खातिरदारी भी करने लगे थे। अरे रमन सर! राहुल रमन को देखकर एकदम से चौंक गया था। वो खुद को रोक नहीं पाया और उनके पास जाकर बोला, अरे रमन सर, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? पलाश भी रमन को देखकर उनके पास गया और बोला, हेलो रमन सर। पलाश और रमन ने एक दूसरे को ग्रीट किया और फिर रमन ने बोला, क्यों, क्या ये बूढ़ा आदमी समय का पाबंद नहीं हो सकता है? ये सुनकर राहुल और पलाश हंसे और रमन को स्टूडियो तक ले जाने लगे। अरे ये तो मेरा राहुल है। नहीं, ये मेरा राहुल है। राहुल आ गया। ओ माय गॉड राहुल! मुझे मेरी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। एकदम से सारी आवाजें आने लगी। फर्स्ट फ्लोर के लाउंज में यही कुछ 20-21 साल के लड़के लड़कियां बैठे हुए थे। जैसे ही इन्होंने राहुल को देखा वो सब पागल हो गए और खुद को रोक नहीं पाए। जब तक राहुल कुछ रिएक्ट करता सभी लड़के लड़कियों ने उसे चारों ओर से घेर लिया था। 3 फ्लोर ऊपर और 3 फ्लोर नीचे तक के लड़के लड़कियों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। सब राहुल को देखने आए थे। सारे लड़के लड़कियां राहुल के साथ फोटोज लेना चाहते थे और उसका ऑटोग्राफ भी। राहुल ने फिर समझाया और बोला, सुंदर लड़कियों और हैंडसम लड़कों को धक्का वगैरह देने की कोई जरूरत नहीं है और रश करने की भी कोई जरूरत नहीं है। हमारे साथ बुड्ढे लोग भी हैं, उनका भी आप लोग ख्याल रखें। ये कहकर राहुल पलाश और रमन को ऊपर भेज देता है।
रिबन कटिंग की टाइमिंग 4 सितंबर को 1 बजे रखी गई थी। 20वीं मंजिल पर जहां पर रिबन कटिंग होने वाली थी, वहां की सारी चेयर्स धीरे धीरे भरने लगी थीं। सारी जगह केवल लोग ही लोग थे। इस पार्टी में भी लोग कुछ हिस्सों में बट गए थे, चैरिटी पार्टी वाले उस दिन की तरह। सारी बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ एक साथ बैठे हुए थे। उन्होंने अपना 20 लोगों का एक ग्रुप बना लिया था और वो बैठकर बातें कर रहे थे। सबने बहुत शानदार कपड़े पहने हुए थे। फिर एक ग्रुप सभी आर्टिस्ट का था, जिसमें सारे एक्टर्स बैठे थे। ये ग्रुप भी कुछ नहीं तो 20 से 25 लोगों का था। ये सारे आर्टिस्ट साथ बैठकर धीरे धीरे बातें कर रहे थे। ये लोग काफी सुंदर और एलिगेंट भी लग रहे थे। तीसरा ग्रुप लव स्टूडियो के कम से कम 26 से 27 एम्प्लॉयज का ग्रुप था। ये लोग काफी शांत थे और रिबन कटिंग सेरेमनी का इंतजार कर रहे थे। फिर सबसे आगे बैठे थे राहुल के सारे दोस्त, जो कि काफी शोर मचा रहे थे और जोरों से बातें कर रहे थे। ये सबसे ज्यादा रिलैक्स और खुश थे। इस भीड़ में सबसे ज्यादा सीईओ और स्टूडियो के आर्टिस्ट नहीं थे, बल्कि वो आर्टिस्ट थे जो कि 10 अलग अलग स्टूडियो से इनवाइट किए गए थे, जो कि राहुल के दोस्तों के पीछे बैठे थे। इन लोगों का इस पार्टी में होना ही राहुल की एनर्जी को शो करता है। इतनी बड़ी हस्तियों में से कुछ थे रमन, महेश, रजत कपूर और भी कई लोग थे। इतनी बड़ी हस्तियां रिबन सेरेमनी में आई थीं, ये अपने आप में ही बड़ी बात थी। सब इस बात को जानने के लिए बेकरार थे कि राहुल ने ये सब आखिर किया तो किया कैसे। सब आपस में ही बात कर रहे थे, खुद के बारे में या फिर राहुल के बारे में। इतने में ही राहुल और पलाश छोटे स्टेज पर चलकर आते हैं। जैसे ही राहुल और पलाश स्टेज पर चढ़े तो इंडिया टीवी और पांडा नेटवर्क ने अपना सेटअप चालू कर दिया। इन दोनों नेटवर्क ने राहुल की रिबन कटिंग सेरेमनी को लाइव टेलीकास्ट करने की जिम्मेदारी ली थी। इन दोनों नेटवर्क ने अपने चैनल पर जब ये सेरेमनी दिखानी शुरू की तो लाखों करोड़ों लोगों ने इस टेलीकास्ट को देखा। सब पहले से ही राहुल के उस माइक्रो ब्लॉग के बाद एक्साइटेड थे कि क्या होगा और कैसे होगा। इंडिया की सारी जनता इस वक्त बस अपने घरों में बैठकर ये टेलीकास्ट देख रहे थे। मुझे तो घबराहट हो रही है, मेरे अंदर तो काफी एनर्जी है। जैसे ही वो दोनों स्टेज पर थे, सभी कैमरामैन्स ने क्लिक करना शुरू कर दिया। एक समय के लिए तो कुछ भी समझ पाना थोड़ा मुश्किल था, पर जैसे ही चीजें शुरू हुई सब काफी खुश हो गए। स्टेज के एकदम सामने मिली, सोना और पलाश की दोनों बेटियां एक साथ बैठी हुई थीं। वो चारों काफी खुश थे। जैसे ही राहुल और पलाश स्टेज पर चढ़े, रिबन कटिंग सेरेमनी शुरू कर दी गई। सेरेमनी को होस्ट करने के लिए प्रतीक आए थे। इन्होंने काफी बड़े बड़े चैनल्स के लिए होस्ट किया है। ये सेरेमनी के लिए दिल्ली से स्पेशली मुंबई आए थे। डियर गेस्ट्स, लव स्टूडियो की रिबन कटिंग एंड ओपनिंग सेरेमनी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये स्टूडियो वन एंड ओनली राहुल का है, जिनको किसी भी तरह के इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है। पर अगर मैं ये नहीं करूंगा तो फिर मैं और करूंगा भी क्या, है ना। अब राहुल मुझे बिना मतलब के पैसे तो देंगे नहीं, क्यों? सही कह रहा हूं ना राहुल? सब लोग जोरों से हंस पड़ते हैं। प्रतीक बहुत लंबे समय से ये काम कर रहा था। इंडस्ट्री के सभी लोग उसे जानते थे और उसका दोस्त बनना चाहते थे। उसका सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छा था। उसकी इस बात पर सभी लोग कुछ ना कुछ कमेंट करने लगे थे। जो लोग अपने घरों से देख रहे थे वो भी हंसने लगे। प्रतीक सबको शांत करते हुए बोलता है, लेट्स गेट डाउन टू द बिजनेस। हालांकि राहुल को अभी इंडस्ट्री में काम करते हुए काफी लंबा समय नहीं हुआ है, पर फिर भी राहुल का काम काफी ज्यादा लोगों ने पसंद किया है। उनके सारे गाने एक से बढ़कर एक रहे हैं। इतना अच्छा काम, इतनी अच्छी पर्सनैलिटी, इतना अच्छा टैलेंट, सब कुछ इतना अच्छा कि अभी एक नए और अच्छे स्टूडियो के साथ आप सबके सामने काम करने वाले हैं। और जितना अच्छा ये काम करते हैं उसको देखकर जितना बोलो उतना ही कम है। तो फिलहाल कम बोलते हुए राहुल को खुद ही बुलाया जाए आप सबसे बात करने के लिए। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सबको भी इनसे बात करके बहुत मजा आएगा। और वैसे भी भाई, इतना कुछ जानने के लिए कि ये कैसे ग्रेजुएट हुए, कैसे इंडस्ट्री में आए, कैसे इतने बड़े स्टार बने, कैसे इन्होंने शादी की और कैसे ही अपनी जिंदगी में इतने टॉप पर हैं। प्रतीक के मुंह से निकलने वाला था कि कैसे इन्होंने कामाक्षी से शादी की। सब घूर घूर कर देखने लगे। फिर जैसे तैसे प्रतीक ने बात घुमाई और राहुल को बोलने की जगह दी। राहुल स्टेज पर खड़ा हुआ और बोला, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं काफी खुश हूँ कि आप सब आए। और चिंता मत करो प्रतीक, आपको जो एनवेलप में पैसे दिए हैं वो बस इतने ही हैं कि आप यहाँ से ट्रेन लेकर निकल तो जाओगे पर कहीं पहुंच नहीं पाओगे। सब बहुत जोरों से हंसते हैं। इसके बाद राहुल आगे कहता है, देखिए आप सभी जो मुझे जानते हैं वो सब ये भी जानते हैं कि मैंने एक गाने से अपनी शुरुआत की थी। आज मैं जो कुछ भी हूँ वो सिर्फ और सिर्फ पलाश और उनकी कंपनी की वजह से हूँ, क्योंकि वही थे जिन्होंने मेरे काम को देखा और उसकी प्रशंसा की, मुझ पर भरोसा किया। उन्होंने न केवल ही मेरा काम पसंद किया बल्कि मुझे काम भी दिया। अगर वो ना होते तो शायद मैं आज भी स्ट्रगल कर रहा होता। तो सारा क्रेडिट पलाश जी को जाता है। ये सब सुनकर सब लोग कुछ ना कुछ बोलने लगे। राहुल, तुम ज्यादा मत मानो, तुम खुद ही सब कुछ अकेले कर सकते हो। अरे तुम बेस्ट हो। पलाश ने तुम्हें बस प्लेटफॉर्म दिया है
तुम चाहो तो तुम मेरी कंपनी में आ जाओ। राहुल ने ये सब सिर्फ पलाश की तारीफ करने के लिए कहा था, पर दूसरी कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स के लिए तो ये सुनना बहुत मुश्किल हो गया। जॉब होपिंग करना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। राहुल ने आगे बोला, मैंने और पलाश ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और मैं उनके साथ ही काम करूंगा, पर फिर भी फ्यूचर में अगर आपके पास मेरे लिए कुछ काम होगा तो जरूर आइएगा। मैं आपके पैसे डूबने नहीं दूंगा, इस बात की गारंटी है। ये कहकर राहुल ने बोला कि आप सब हम में से 3 सवाल पूछ सकते हो और हम उन सवालों का जवाब देंगे, पर ध्यान रखना केवल 3 सवाल। सब इस बारे में डिस्कस करने लगे कि वो कौन से 3 सवाल पूछें। रिपोर्टर्स और घर बैठी जनता भी सोचने लगी कि आखिर वो 3 सवाल होंगे तो होंगे कौन से और वो कैसे होंगे। क्या राहुल उन सभी सवालों का जवाब दे पाएगा? क्या वो सवाल राहुल की पर्सनल लाइफ पर भी हो सकते हैं? क्या ये सेरेमनी बिना किसी दिक्कत के आराम से बीत जाएगी? इस कहानी में क्या होगा आगे, जानने के लिए सुनते रहिए सुपरस्टार पापा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। इवेंट के लगभग 5 मिनट बाद रिपोर्टर्स के आपस में बात करने के बाद किसी एक ने राहुल से पूछा, मिस्टर राहुल, आपने 3 कोर्ट केस किए हैं, क्या आपको लगता है कि आप तीनों जीत पाएंगे? ये सवाल पूछते ही पूरे हॉल में एकदम से शांति छा गई थी। कहाँ ये सब लोग एक स्टूडियो की ओपनिंग के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन राहुल को इन सवालों का सामना करना पड़ रहा है। वहां मौजूद सभी लोगों ने उस रिपोर्टर की ओर देखा। ये बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग था, क्योंकि उस रिपोर्टर ने बात ही बदल दी थी। हालांकि राहुल ने ये 3 केस लगाए थे और वो उसके बारे में बहुत बार बात भी कर चुका था, लेकिन अभी भी रिपोर्टर्स और जनता राहुल के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। अभी पूरे देश में लगभग 1 मिलियन से ज्यादा लोग ये ऑनलाइन देख रहे थे। वो सभी चाहते थे कि राहुल रिप्लाई करे। वैसे राहुल ने भी जब 3 सवालों की बात कही थी तो वो तभी से तैयार था कि उससे कैसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। वैसे मैं भी जानता हूं कि आप ही जीतेंगे। खामोशी को तोड़ने के लिए उस रिपोर्टर ने खुद ही जवाब दे दिया। अच्छा, राहुल ने कहा, तो क्या आपको सवाल पूछने से पहले नहीं लग रहा था कि मैं ही जीतूंगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर रिपोर्टर कुछ कहता उसके पहले ही राहुल ने आवाज बढ़ाकर उसे रोक दिया। पर वर किंतु परंतु ये सब आप छोड़िए और मेरी बात साफ साफ सुनिए। मैं आज भी कह रहा हूं कि इन सबके पीछे ऑरेंज लाइट मीडिया और टीवी लॉजी है, दैट्स इट, और यही सच्चाई है। लेकिन मुझे अभी डाउट है कि मैं शायद उन्हें जेल तक नहीं पहुंचा पाऊंगा। सब एकदम से चौंक गए थे, क्योंकि राहुल ने पहली बार ऐसा बोला था। भले ही कुछ भी हो, लेकिन राहुल उन्हें जेल भेजने पर ही विश्वास कर रहा था। पर आज जब उसने ये बोला तो जनता और रिपोर्टर्स सभी हैरान थे। वैसे ये अब सभी जान चुके थे कि टीवी लॉजी ने राहुल के गानों को बिना उसके बताए अपने प्लेटफॉर्म से हटा लिया था और कारण दिया था कामाक्षी के एलिगेशंस का। लेकिन हम सब जानते हैं कि मूल बात क्या थी, और तो और गाने हटाने के बाद उसके उन वीडियोस से बनाए गए पैसे भी नहीं दिए थे। क्या हुआ, अभी अचानक आज आपने एक अलग ही बात कर दी? रिपोर्टर ने पूछा। देखिए, बात यह है कि मुझे हमारे कानून पर भरोसा तो है, लेकिन कभी कभी डाउट भी होता है। ये एक जंग है, कभी तो लगता है कि हम ही जीतेंगे, पर कभी लगता है कि कोई और जीतेगा। यहाँ मैं एक कोट कहना चाहूंगा जिस पर मैं बहुत भरोसा करता हूँ कि अच्छाई और बुराई दोनों को कुछ ना कुछ तो मिलेगा, लेकिन स्वर्ग तो अच्छे को ही मिलेगा। राहुल को इस तरह से बोलते देख दर्शक सबसे ज्यादा उदास थे, क्योंकि उन्होंने उसे अभी तक डाउट करते हुए कभी नहीं देखा था। थैंक यू। रिपोर्टर थैंक यू बोलकर वापस बैठ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल ने ही सबसे कहा। तभी एक छोटी सी लड़की अपना हाथ उठाती है और सवाल पूछती है। हेलो सर, मेरा नाम सुनीता है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप एक सिंगर हो और आपने अब अपना स्टूडियो बना लिया है, तो क्या ये स्टूडियो सिर्फ सिंगर्स के लिए रहेगा या आगे के भी कुछ प्लान्स हैं? ये हुआ ना अच्छा सवाल। राहुल के ये बोलते ही सब हंसने लगे। देखिए, अभी तो सिर्फ म्यूजिक का ही प्लान है, लेकिन हाँ, मैं ये भी नहीं बोल सकता कि ये बस यहीं पर रुक जाएगा। ऐसा कहते हैं कि शायद फ्यूचर में हम हर जगह हाथ आजमाएंगे, यहाँ तक कि फिल्म और टीवी में भी। अभी सोना छोटी है, इसीलिए राहुल ने अभी कुछ ज्यादा नहीं सोचा है, पर हाँ, आगे चलकर वो जरूर आगे बढ़ेगा। चलिए आखिरी सवाल, लास्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। राहुल ने फिर मजाक में कहा। मिस्टर राहुल, हेलो, मेरा सीधा सवाल है कि आपके पास बैठे मिस्टर रमन ने आपको इंडियन म्यूजिक का फ्यूचर कहा था, इस बारे में आपका क्या मानना है? राहुल ने जवाब देना शुरू किया। देखिए, मैं नहीं जानता कि मैं भारतीय संगीत का सितारा हूं या नहीं, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि अब इस दुनिया में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर अमेरिका की मोनोपोली का दौर खत्म होने वाला है, क्योंकि अब भारत की बारी है। अब भारत हर विधा में, फिर भले ही वो संगीत हो, फिल्म्स हो या टीवी हो, सबसे आगे रहेगा।
राहुल के इस जवाब ने सबको खुश कर दिया था। सब लोग तालियां बजाने लगे। तभी प्रतीक खड़ा हुआ और उसने कहा, थैंक यू मिस्टर राहुल फॉर द इंटरेक्शन। दोस्तों 10 बज चुके हैं, अब हमें रिबन कट कर देना चाहिए। तो आज के चीफ गेस्ट को मैं इनवाइट करना चाहूंगा, जो कि हैं रमन प्रसन्ना सर, और ये भारतीय म्यूजिक एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। रमन जी उठते हैं और उस छोटे स्टेज के पास जाते हैं। रमन जी ने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ भारतीय संगीत को आगे बढ़ाने में लगा दी है, इसीलिए उनसे अच्छा चीफ गेस्ट और कौन ही हो सकता है। प्रतीक ने बोलना जारी रखा, अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा मिस्टर पलाश को। फिर सब लोग तालियां बजाते हैं, और पलाश को तो वहां पर होना ही था, आखिर उसका ही तो पैसा लगा है। स्टेज पर खड़े होते ही स्टूडियो में म्यूजिक बजना शुरू होता है। सब ये देखकर खुश हो जाते हैं। उस म्यूजिक में जोश होता है, उससे ऐसा लगता है कि मानो कोई ग्रैंड ओपनिंग हो रही हो। पलाश, रमन और राहुल मिलकर एक साथ एक कैंची पकड़ते हैं और लाल रंग के रिबन को कट करते हैं। रिबन के कट होते ही सामने लगा एक लाल रंग का पर्दा भी नीचे गिरता है, और उसके पीछे एक लाल रंग की रोशनी से चमकता हुआ खूबसूरत ग्लो साइन बोर्ड दिखाई देता है, जिस पर स्टूडियो का नाम अंग्रेजी में लिखा होता है, द लव स्टूडियो। तभी कंपनी का एक स्टाफ मेंबर स्टेज पर आता है और एक बड़ी सी शैंपेन की बोतल लाता है और राहुल के हाथ में थमा देता है। राहुल उस बोतल को हिलाता है और उसके कॉर्क को खुद खोलता है। बोतल खुलते ही अंदर भरी शैंपेन उछल कर बाहर आने लगती है। वहां खड़े सभी लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, माइक पर प्रतीक जोर से सबको कहता है। स्टेज पर खड़े तीनों लोग भी तालियां बजाने लगते हैं। सामने खड़े लोग दिल से एक दूसरे को बधाइयां देने लगते हैं, खास करके कंपनी के एम्प्लॉयज। राहुल भाई, तुमको बहुत बहुत बधाइयां, आज तुम्हारा खुद का स्टूडियो बन गया है। इसका मतलब आज से तुम आत्मनिर्भर हो गए हो। रमन प्रसन्ना हंसते हंसते कहते हैं, हाँ हाँ भाई राहुल। पलाश कहता है, तुमने इस एज में अपना खुद का एक स्टूडियो बना लिया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये भारत का पहला स्टूडियो है जिसका ओनर इतना यंग है। पलाश की ये बात बिल्कुल सही थी। भारत में अभी तक सबसे यंग स्टूडियो ओनर की एज 30 साल थी, लेकिन राहुल जो कि अभी महज 24 साल का था, उसने अपना ये स्टूडियो बनाकर एक नया रिकॉर्ड बना दिया था, यंगेस्ट स्टूडियो ओनर का। तभी प्रतीक ने फिर से माइक पर कहा, दोस्तों क्या आपको नहीं लगता कि ये रिबन कटिंग सेरेमनी बहुत ही ज्यादा सिंपल हो गई है? मेरा मतलब है कि अगर ये एक हैपनिंग स्टूडियो है, इसका नाम भी हैपनिंग है, तो फिर इसकी ओपनिंग सेरेमनी भी तो हैपनिंग होनी चाहिए ना, क्यों नहीं? सबने ये सुनकर तालियां बजाना और चिल्लाना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो के ओनर, हमारे सबसे फेमस सिंगर, हमारे दोस्त मिस्टर राहुल आप सभी के लिए नया गाना प्रेजेंट करेंगे। ये सुनकर तो लोग और भी ज्यादा खुश हो गए, खास करके वो लोग जो ना सिर्फ कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, पर साथ ही साथ राहुल के फैंस भी हैं। सामने खड़े बहुत से लोग राहुल राहुल के नाम के नारे लगाने लगे। वैसे तो ये एक साधारण सी रिबन कटिंग सेरेमनी है, लेकिन राहुल के गाना गाने की बात सुनकर सभी एकदम से एक्साइटेड हो गए। आए हुए मीडिया पर्सन्स में से कुछ लोग वो भी थे जो इसे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे। लाइव ऑडियंस के लिए भी ये एकदम एक नई बात हो गई थी। सारी यंग ऑडियंस ने राहुल के गाना गाने की बात सुनते ही वीवो पर इसकी इन्फॉर्मेशन पोस्ट करना शुरू कर दिया था। वहां ये बात आग की तरह फैल गई और बहुत से लोगों ने लाइव टेलीकास्ट देखना शुरू कर दिया था। लाइव टेलीकास्ट पर भीड़ बढ़ती चली जा रही थी। इतनी देर में कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज ने स्टेज पर आकर वहां से सारी चीजें हटा दी। इसके साथ साथ खाने की टेबल्स भी लग चुकी थी। प्रतीक स्टेज से कहता है, दोस्तों आप इन सारी परफॉर्मेंसेस का मजा खाना खाते हुए भी ले सकते हैं। सो आपके पीछे लगी टेबल पर खाना सर्व हो चुका है, तो प्लीज खाएं, थैंक यू। तभी राहुल स्टेज के साइड में आकर खड़ा हो जाता है। प्रतीक समझ जाता है कि अब उसे राहुल का नाम लेना है। तो दोस्तों, अब मैं सबसे पहले परफॉर्म करने के लिए स्टेज पर बुलाना चाहता हूँ आप सबकी दिल की धड़कन और इस स्टूडियो के हीरो हमारे अपने राहुल को। पूरा माहौल तालियों की गड़गड़ाहट से भर जाता है। तभी कुछ स्टाफ मेंबर्स स्टेज पर आते हैं और एक पियानो रखकर चले जाते हैं। राहुल पियानो के सामने रखे जाने वाले स्टूल को एक हाथ में उठाकर स्टेज पर जाता है। जाते जाते वो अपने पहने सूट की टाई को ढीला करता रहता है। उसका ये स्टाइल देखकर सब लोग तालियां बजाने लगते हैं। वो पियानो के सामने स्टूल रखता है, उस पर बैठता है और अपनी उंगलियां धीरे धीरे उस पर चलाने लगता है। पियानो बजाते बजाते राहुल बोलना शुरू करता है, दोस्तों आप सब यहाँ पर आए उसके लिए थैंक यू। आप सब मेरी खुशी में शरीक हुए उसके लिए भी थैंक यू। आप सब ने हमारे इस काम को इतना सराहा उसके लिए भी थैंक यू। पियानो पर उसकी उंगलियां तेजी से चलने लगती हैं। दोस्तों, आज का मेरा ये गाना आप सबके लिए ही है, क्योंकि इस गाने का नाम है दोस्ती। ये गाना मेरे भाई पलाश के लिए है, ये गाना रमन सर के लिए है, ये गाना आप लोगों के लिए है
और ये गाना कैमरे के उस तरफ बैठे उन तमाम दोस्तों के लिए है जिनकी तालियों ने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया है। ये गाना मेरी बेटी सोना के लिए है। सोना ये सुनकर जोर से चिल्लाती है, पापा, और अपना हाथ हिलाती है। राहुल भी उसे देखकर अपना हाथ हिलाता है। सब मुस्कुराने लगते हैं। राहुल आंखों ही आंखों में मिली को भी इशारा करता है। मिली समझ जाती है कि राहुल उसे भी थैंक यू बोल रहा है, लेकिन वो सिर्फ आंखों ही आंखों में कहता है, क्योंकि अभी वो ऐसे स्टेज से मिली का नाम साफ साफ नहीं ले सकता है। बस फिर क्या था, राहुल पियानो तेजी से बजाने लगता है और अपना गाना चालू करता है। जैसे ही राहुल गाने की पहली चंद लाइंस गाता है, हमेशा की तरह उसे सुनने वाले खो जाते हैं और उन्हें वो खुद एक बच्चे की तरह दिखाई देने लगते हैं, जो कि बड़ी शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं कुछ पाने के लिए। फिर धीरे से आगे की लाइंस में उनके जहन में उस बच्चे के साथ अपने भाई, बहन और दोस्त भी दिखाई देने लगते हैं। क्योंकि ये गाना दोस्ती पर है, इसीलिए राहुल इस गाने से सभी को ये रियलाइज करवाना चाहता है कि दोस्त और भाई बहन सबकी जिंदगी में कितने इम्पोर्टेंट हैं। आगे बढ़ते गाने में उन सबको ये एहसास होता है कि जब वो सब अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का सोच रहे थे, तब कैसे उन्हें उनके दोस्तों ने हाथ पकड़कर आगे बढ़ाया था। उनके भाई बहनों ने कैसे उनकी हेल्प की थी। सारी की सारी ऑडियंस अपने पास्ट में चली गई थी। राहुल ने अपने गाने के बोल से उन्हें रियलाइज करवाया था कि जब जब उन्होंने अपनी लाइफ में हिम्मत हारी है, तब तब उनके दोस्तों ने या उनके भाई बहनों ने या उनके परिवार वालों ने उन्हें वापस से हौसला दिया है और उन्हें आगे बढ़ाया है। आज ये गाना सुनकर सब अपने आसपास वालों को याद करने लगे हैं। गाना खत्म होने को है। राहुल के लिरिक्स खत्म हो जाते हैं। वो बस आखिरी का पियानो पीस बजा रहा होता है। सभी दर्शक, फिर भले ही वो सामने बैठे हों या अपने घर पर बैठे लाइव देख रहे हों, सभी उसके गाने में मदहोश हैं। गाने के लिरिक्स ने उन्हें बहुत मोटिवेट भी कर दिया था। पियानो बजना बंद होता है, गाना खत्म होता है और राहुल शांत हो जाता है। सामने बैठे सभी दर्शक कुछ सेकंड्स के लिए चुप बैठते हैं और फिर जोर जोर से तालियां बजाना शुरू करते हैं। उनमें से कुछ लोग राहुल के नाम के नारे लगाने लगते हैं, राहुल राहुल राहुल। वहां मौजूद बाकी आर्टिस्ट ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं। जिस तरह से लोग राहुल के लिए तालियां बजा रहे थे और जैसे उसके नाम के नारे लगा रहे थे, वैसा उन्होंने आज तक कभी नहीं देखा था। उन्होंने आज तक ऐसा कभी महसूस भी नहीं किया था। राहुल के ऐसे फैंस को देखकर सब लोग हैरान थे। तो राहुल के स्टूडियो का सफर कैसा रहेगा? क्या राहुल का सूरज भी कभी डूबेगा? क्या मिली का हर जगह इस तरह मौजूद होना लोगों के मन में सवाल पैदा करेगा? इस कहानी में क्या होगा आगे, जानने के लिए सुनते रहिए सुपरस्टार पापा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। हमारे लिए इतना मोटिवेशनल और इमोशनल गाना गाने के लिए थैंक यू सो मच राहुल भाई। प्रतीक ने मंच पर कदम रखकर मुस्कुराते हुए कहा, पता नहीं क्यों आपके गानों को सुनने पर हमेशा एक अंदरूनी सुख मिलता है और साथ ही रोने का दिल भी करता है। किस्मत से मेरे पास काफी स्ट्रॉन्ग विल पावर है, इसीलिए मैं आसानी से कमजोर नहीं पड़ता हूँ। सभी प्रतीक की बात पर हंस पड़े और माहौल थोड़ा लाइट हुआ। मेरे हर गाने की खासियत है, जब तक ये लोगों के दिल की गहराई तक ना पहुंचे तब तक ये खत्म नहीं होता, राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा। राहुल की बात सुनकर सभी मुस्कुराने लगे। सच में राहुल का गाना सबको अंदर तक झकझोर देने वाला था। सब लोग अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के बारे में सोचकर इमोशनल हो गए थे। बूढ़ा हो या जवान, राहुल के गाने से सब कनेक्ट हो जाते हैं। सभी के दिलों में ये गाना गहराई तक उतर चुका था। प्रतीक ने चुप्पी तोड़ते हुए फिर से कहा, आप सभी मेहमान यहाँ पर क्यों आए हैं? क्या आप लोग सिर्फ एक ही गाने से खुश हो गए? क्या राहुल हमें एक और खूबसूरत गाना नहीं सुनाएंगे? प्रतीक के शब्दों ने राहुल को फंसा दिया था। अब आप रेस्ट कर लीजिए, फिर हमें एक और गाना सुनना है आपसे। प्लीज आप हमें निराश मत कीजिएगा। राहुल खुद को फंसा हुआ फील कर रहा था, इसीलिए ना तो वो ना बोल पाया और ना ही हाँ बोल पाया। उसकी चुप्पी पर प्रतीक ने ताली बजवा दी थी और राहुल को एक और गाना गाने के लिए मजबूर कर दिया था। प्रतीक ने कहा, ओके चलिए, अब जब तक राहुल रेस्ट कर रहे हैं तब तक हम आगे बढ़ते हैं। अब समर आपके लिए गाना गाने के लिए स्टेज पर आएंगे। आइए समर का स्वागत करें। समर? अरे क्या ये भी गाना गाएगा? कुछ लोगों ने उसकी हंसी उड़ाई। समर ने ब्रदर बैंड बनाकर उस बैंड के शुरुआती सालों में 2 एल्बम रिलीज किए थे। उनमें से कुछ गाने बहुत हिट हुए तो कुछ बहुत ही फ्लॉप रहे। उसके बाद समर ने एक बार टीवी लॉजी पर एक एल्बम अपलोड किया था, लेकिन वो उस समय पॉपुलर नहीं हुआ था, इसीलिए ऑडियंस ने समर के गानों को नहीं सुना। लंबे समय से समर के करियर में अप एंड डाउन ही चल रहा है। एक प्यार भरा गाना आप सभी के लिए। समर ने स्टेज पर कदम रखा और बीच में जाकर खड़ा हो गया। हाथ में माइक लिए समर ने सामने बैठे लोगों की तरफ देखा, पर सबका रिस्पॉन्स ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की।
इसके बजाय उसने सीधे स्टाफ को सिग्नल दिया कि वो म्यूजिक बजाएं। इशारा करते ही एक झटके में म्यूजिक बजने लगता है। समर ने केवल शुरुआत के लिए कई इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया था। पहले तो उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन समर ने महज 10 सेकंड के बाद ही रूम में बैठे सभी दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। समर की तेज और अट्रैक्टिव आवाज तुरंत उस पूरे समारोह में गूंज उठी। ऐसा लगता है कि म्यूजिक पॉप म्यूजिक नहीं है, किसी ने एक दूसरे के कान में कहा। ये गाना तो अच्छा लग रहा है, ये स्टाइल ट्रेडिशनल है लेकिन साथ ही नई स्टाइल से भरपूर है, जो कि एक नई फ्यूजन स्टाइल है। दूसरा उसकी तारीफ करता है। ओह, ये गाना बहुत अच्छा है, दोनों साथ बोलते हैं। समर का गाना भी इंडियन क्लासिकल म्यूजिक और पॉप म्यूजिक का फ्यूजन था, इसीलिए कुछ लोगों को ये गाना अब सुना सुनाया भी लग रहा था, क्योंकि सेम यही गाने की शैली राहुल और रोनी ने भी अपनाई थी जब उन्होंने आदित्य को हराया था। उस समय राहुल ने खुद एक राग शिवरंजनी बनाया था। समर का गाना काफी हद तक इससे मिलता जुलता है। वैसे आजकल फ्यूजन इंडियन स्टाइल के गानों को लेकर लोगों ने इसके बारे में एक गलत धारणा बना ली है। बड़े और नामी सिंगर्स के हिसाब से ये स्टाइल हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को बर्बाद कर रही है, लेकिन वहीं नौजवान लोगों को ये गाने का स्टाइल काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। समर पर किसी को भरोसा नहीं था, लेकिन जैसे ही समर ने गाना गाना शुरू किया था, उसी के बाद से सब बस उसे ही सुन रहे थे। किसी ने नहीं सोचा था कि समर मेहमानों और ऑडियंस को इस फ्यूजन म्यूजिक से चौंका देगा। गाना चल रहा है और हर कोई समर के गाने में डूबा हुआ है। गाना पसंद तो सबको आ रहा है, लेकिन हाँ, इस गाने में वो राहुल के गाने वाली बात नहीं है। अब तक मेहमानों और ऑडियंस ने साबित कर दिया है कि ये एक बेहतरीन गाना है। इंडियन स्टाइल प्लस पॉप प्लस रैप, 3 गाने की स्टाइल एक ही गाने में। हर किसी के लिए ये नया है। जब लोग समर के गाने को एंजॉय कर रहे हैं तो राहुल पार्टी में लोगों से मिलने लगता है। वो वहां जाता है जहां मिली और उसके मेहमान हैं। पापा, आपने बहुत अच्छा गाया। राहुल को देखकर सोना खुशी से आगे बढ़ती है। रितु ने एक्साइटमेंट से पूछा, राहुल, तुमने ये नया गाना कब बनाया? राहुल भाई, तुम तो कंपटीशन के बाद गायब भी हो गए हो। संकल्प का चेहरा नाराजगी से भरा हुआ था। इस एरिया में बैठे सभी लोग राहुल के सबसे करीबी दोस्त, भाई और रिश्तेदार हैं। तो जैसे ही राहुल वहां पर आया, हर कोई राहुल से बात करने लगा। सोना के साथ राहुल को बैठने की एक जगह मिली और वो सबके बीच में बैठ गया और सोना को अपनी गोद में बिठा लिया। आज आप सब लोग मेरे स्टूडियो के रिबन कटिंग इवेंट में आए हैं। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सब मेरी इस खुशी में शामिल हुए हैं। राहुल ने सबकी तरफ मुस्कुराते हुए कहा, मैं बस यही चाहता हूँ कि आप एक गाना गाएं और मेरे साथ बातचीत करें। ये लोग बिल्कुल भी पोलाइट नहीं हैं। सब लोग अपनी अपनी बातें बोले जा रहे थे। वो सभी राहुल को कुछ ना कुछ कहने में लगे हुए थे। राहुल, मेरी एक रिक्वेस्ट है, कभी मेरे स्टूडियो भी आओ, किसी एक ने कहा। मुझे तो आज तुम्हारा एक और गाना सुनना है। मैं आज यहाँ से घर वापस नहीं जाऊंगा अगर तुमने हमें एक और गाना नहीं सुनाया तो, दूसरे ने कहा। इन लोगों को देखकर राहुल ना तो हंस सकता था और ना ही गुस्सा कर सकता था। आखिरकार वो सभी राहुल के मेहमान थे। इस समय रमन प्रसन्ना ही एकमात्र इंसान है जो लोगों को शांत कर सकते हैं। रमन प्रसन्ना राहुल के पास आकर खड़े हुए और उन सबसे गंभीर आवाज में कहने लगे, समर का गाना काफी अच्छा है, पर मैं ये भी जानता हूँ कि ये उसका खुद का बनाया हुआ गाना नहीं है ना राहुल? मिस्टर रमन, आप ये कैसे कह सकते हैं? ये उसी का गाना है। राहुल ने उत्सुकता से भौं सिकोड़ते हुए पूछा। राहुल, अभी के दौर में म्यूजिक इंडस्ट्री में केवल तुम ही इकलौते आदमी हो जो फ्यूजन स्टाइल में क्वालिटी वाला गाना बना सकते हो। रमन को अपने फैसले पर पूरा भरोसा है। आप ठीक कह रहे हैं, राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा। 1 महीने पहले भाई समर मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा था कि वो म्यूजिक सर्कल में फिर से एंट्री करना चाहते हैं, और तभी उन्होंने मुझसे एक गाना बनाने में हेल्प करने के लिए कहा था। वो बहुत अच्छा और मेहनती है। जब उसने म्यूजिक इंडस्ट्री में कदम रखना चाहा तो उनके भाई ने उनका साथ दिया था। उस समय सिर्फ उनके ही गाने चलते थे। रमन प्रसन्ना ने मंच पर गा रहे समर की ओर देखा और कहा, वो कई सालों से गायब था, इस बार उसने फिर से गाने की दुनिया में कदम रखा है। तुम्हारे गाने की हेल्प से उसे बड़ी उपलब्धियां हासिल करने में मदद मिलेगी। राहुल ने सोना के बालों को छुआ और कहा, भाई समर के साथ मेरा एक समझौता है कि अगर ये गाना साल के टॉप गोल्डन सॉन्ग में से एक नहीं बन पाया तो मैं कॉपीराइट की बिक्री का केवल 5% हिस्सा लूंगा। 5%? रमन प्रसन्ना एक पल के लिए हैरान रह गए और कहा, क्या ये बहुत कम नहीं है? नॉर्मली म्यूजिक राइटर की कॉपीराइट बिक्री का हिस्सा कम से कम 7% है और उनमें से कुछ 15 से 18% है। म्यूजिक इंडस्ट्री के हिसाब से राहुल ने सच में बहुत कम कोट किया है। कुछ नहीं, राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर ये गाना साल के टॉप गोल्डन सॉन्ग में से एक बन जाता है
तो समर मेरी कॉपीराइट बिक्री का 30% हिस्सा शेयर करेंगे। रमन जी अपनी ड्रिंक का एक घूंट ले ही रहे थे कि तभी राहुल की बात सुनकर वो चौंक गए। क्या बात है राहुल, तुम तो सचमुच बहुत स्मार्ट हो। रमन प्रसन्ना ने राहुल से कहा, तुम रिस्क लेने से डरते नहीं हो, है ना? रिस्क तो लेना ही पड़ता है सर, डरने से कुछ नहीं होता। राहुल ने अपना सिर हिलाया। पैसा कमाने के लिए रिस्क सही भी है। राहुल की बातें सुनकर रमन प्रसन्ना हंस पड़े। मंच पर समर का गाना जैसे ही खत्म हुआ, सभी उसके लिए खड़े होकर ताली बजाने लगे। वाकई ये बहुत बेहतरीन गाना है, प्रतीक ने स्टेज पर आते हुए कहा। समर के परफॉर्मेंस के बाद अब तीसरे नंबर पर रोनी था। प्रतीक ने रोनी को स्टेज पर बुलाया। रोनी उत्साह से भरा था। सबको नमस्कार करके उसने अपना मशहूर गाना गाया। ये भी फ्यूजन स्टाइल का ही गाना है। लोगों को इस गाने में मजा आ रहा था। वही शिवरंजनी राग में पिरोया गया राहुल का गाना। समर और रोनी दोनों के ही गाने फ्यूजन स्टाइल के हैं। दोनों गानों के अपने अपने गुण हैं। दोनों गाने एक से बढ़कर एक हैं। बस फर्क इतना है कि एक ने इंडियन क्लासिकल के साथ रैप मिक्स किया है और एक ने पॉप। पर दोनों में से एक को चुनना मुश्किल है। वैसे ही दोनों ही गाने राहुल के बनाए हुए हैं। ये देखते हुए कि लगभग 12 बज रहे थे, राहुल ने हाथ बढ़ाया और वादा निभाने के लिए वो दूसरा गाना गाने की तैयारी की। इस समय पलाश, जो उन मीडिया मैनेजर के साथ बैठे थे, वो एकदम हैरानी के साथ राहुल के पास आए और बोले, राहुल 1 मिनट रुको, मुझे तुमसे कुछ कहना है। राहुल को मंच पर जाने के लिए उठते देख मिस्टर पलाश ने उसे एक तरफ खींच लिया। क्या बात है पलाश, क्या हुआ? राहुल भी पलाश को ऐसे देखकर चौंक गया था। अभी मीडिया वालों के साथ बातचीत करते हुए मुझे पता चला है कि 1 महीने पहले ऑरेंज लाइट मीडिया ने भालू राजा नाम की एक एनिमेशन फिल्म बनाने का फैसला किया है और कल उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। ये बताते हुए मिस्टर पलाश का चेहरा एकदम से उतर गया था। मुझे पता था कि ऑरेंज लाइट मीडिया वाला अशोक वर्मा बहुत चालाक है। तुमने जो उस पर केस कर रखे है ना, उसकी वजह से वो बहुत फेमस हो रहा है। बस उसने इसी मौके का फायदा उठाया और वो ये सब कर रहा है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कल है? राहुल ने भौएं चढ़ाकर कहा। क्या हम भी हमारी एनिमेशन मूवी फेरी शूज की कॉन्फ्रेंस कल ही नहीं करने जा रहे हैं? हाँ भाई, तो मिस्टर पलाश का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। इसके अलावा उनकी ये फिल्म भी परियों की कहानी पर बेस्ड है। मुझे अभी उन्होंने बताया कि इस कहानी के लेखक का नाम है बिशु प्रसाद। बिशु प्रसाद? राहुल एक पल के लिए हैरान रह गया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, ये सच में अजीब है। राहुल की बातें सुनकर पलाश को लगा कि वो उसे जानता है। क्या तुम उसे जानते हो? राहुल ने सर हिलाया और कहा, बेशक मैं उसको जानता हूँ। मेरी सोना की गुड नाइट स्टोरीज के रिलीज के बाद इस आदमी ने मेरा काफी मजाक उड़ाया था और उसी वक्त इसकी भी एक किताब रिलीज हुई थी। ये सब बहुत बेकार लोग हैं। मिस्टर पलाश ने अपने दांत पीसते हुए कहा, उस बूढ़े अशोक वर्मा ने अब साफ कर दिया है कि वो हम लोगों से लड़ना चाहता है, पर मैंने इंटरनेट पर अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं सुनी है। राहुल ने पलाश से कहा, अरे ये सारी खबरें आप पैसे देकर रुकवा सकते हो और इन्हें सीक्रेट रखवा सकते हो। ये तब तक बाहर नहीं आती जब तक आप नहीं चाहते हो। तो फिर अब क्या करना है? राहुल ने पलाश से पूछा। कुछ समझ नहीं आ रहा है, पलाश चिंता में राहुल से कहता है। राहुल सामने स्टेज की तरफ देखता है, फिर पलटकर सामने रखे मीडिया के कैमरास को देखता है और उसे एक आइडिया आता है। ठीक है, एक काम कर सकते हैं, राहुल ने पलाश से कहा। क्या? पलाश ने राहुल से पूछा। राहुल ने वहां मौजूद सभी मेहमानों की ओर इशारा किया और हंसा। यार पलाश, मैंने तुम्हें अभी तक नहीं बताया था कि मैंने उस फिल्म के सभी गाने पूरे कर लिए हैं और उन्हें तुमसे छुपकर रिकॉर्ड भी कर लिया है। अब तुम देखो, मैं आज उन्हें फ्री में ही पब्लिसिटी दिलवा देता हूँ। पर कैसे? पलाश हैरान है। वो तुम मुझ पर छोड़ दो, राहुल कॉन्फिडेंट है। तुम्हारे पास कोई रास्ता है? पलाश की आंखें चमक उठी। दोस्तों, मिस्टर पलाश ने रेस्टोरेंट में हमारे लिए दोपहर का लंच तैयार किया है। क्या आप जानते हैं कि न्यू आर्टिस्ट मीडिया कंपनी का रेस्टोरेंट 5 स्टार होटल से भी बेहतर है? तो प्लीज आप लोग पीछे रखे खाने को भी खाते रहें। टाइम देखते हुए मंच पर खड़े प्रतीक ने कहा, लेकिन अभी हम एक चीज और भूल रहे हैं, हमारे हीरो का दूसरा गाना, और उसके बिना हम महफिल को खत्म नहीं कर सकते हैं। सभी मौजूद ऑडियंस फिर से अपनी अपनी जगह संभाल लेते हैं। आखिर राहुल की परफॉर्मेंस है। क्या राहुल और मिस्टर पलाश अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे? क्या राहुल अभी ही अपनी फिल्म अनाउंस कर देगा? आखिर राहुल का प्लान क्या है? इस कहानी में क्या होगा आगे? जानने के लिए सुनते रहिए सुपरस्टार पापा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।